हेलो। ओके। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है। और सबसे पहले आप सभी को करबद्ध होकर नमस्कार प्रणाम। आप सब लोगों ने जैसा कि मैंने सोचा था उससे दुगनी मेहनत करके, और कल जो है मुझे ये खुशी थी कि इतने कम सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी आपने ये दिखाया कि पढ़ने की ललक है हम में। और लेकिन सर डाटा की प्रॉब्लम है, या फिर जैसे किसी के शाम को नेट नहीं चलता, ये प्रॉब्लम्स आती है। तो आज मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा, आप चाहे इस वीडियो को बाद में देखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार सभी को मेरा करबद्ध होकर प्रणाम। और खुशी छोटी बड़ी कुछ नहीं होती, खुशी खुशी होती है। और इस खुशी के अवसर पर मेरे लिए ये खुशी बड़ी है। मैं सीधी सी बात बताता हूं आपको। मैं आप सबको आज एक तोहफा देने आया हूं। और वो ये तोहफा है कि आज आज नहीं बल्कि आज रात 9 बजे के बाद, ये जैसे अभी क्लास स्टार्ट हुई है, इसके बाद कल रात 9 बजे तक, यानी कल पूरे दिन हिंदी पॉइंट पर, चाहे वो एसएसटी की हो, चाहे वो लेवल फर्स्ट की हो, चाहे वो हिंदी की हो, सभी टेस्ट सीरीज जो है, जो कोई 299 की है, कोई 300 रुपए की है, एक्स वाई जेड जितनी भी है, सभी टेस्ट सीरीज को मैं माफी चाहता हूँ। कईयों ने पहले मतलब ज्यादा रुपए में खर्च कर रखा है, लेकिन मैं उनको भी आगे कोई ना कोई तोहफा जरूर दूंगा। लेकिन एक बार इस खुशी के अवसर पर मैं सबको, जितनी भी टेस्ट सीरीज है, कोई भी परचेज करना, सभी टेस्ट सीरीज को मात्र 51 रुपए में कर दूंगा। अभी आज इस क्लास शुरू होने के जस्ट बाद में, ये रात को 10 बजे से अभी लेकर कल रात को 9 बजे तक हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर सभी टेस्ट सीरीज, चाहे वो 500 की है, चाहे वो 400 की है, चाहे वो 300 की है, ये सभी टेस्ट सीरीज 51 रुपये, मात्र 51 रुपये में कर दी जाएगी। आप जो चाहे वो लीजिए। ये एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है। तो ये एक छोटा सा मेरी ओर से आप लोगों को तोहफा है, और इसे आप सहर्ष स्वीकार करें। उसका फायदा ये होगा कि एक तो आपको ये सारे पेपर्स जो हैं वहां पर भी मिल जाएंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि आपको राजस्थान जीके के एनसीईआरटी किताब के कुछ 16-17 टेस्ट वहां पर मिल जाएंगे, प्लस आपको पीडीएफ रूप में नोट्स मिल जाएंगे। ये सारी चीजें मात्र 51 रुपए में होंगी। और कहाँ होगी मैं आपको बता दूं, आप प्ले स्टोर पर HINDI पॉइंट हिंदी पॉइंट नाम से सर्च करें, आपको ऐप मिलेगा, उस ऐप को डाउनलोड करें और वहां से परचेज कर सकते हैं। और साथियों, आपका जो भी भाई बहन साथी है, एसएसटी से हैं, लेवल फर्स्ट से, उन सबको कहें, सब तक ये पहुंचाएं कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। इससे सस्ता तोहफा आपको किसी ने नहीं दिया होगा, क्योंकि मैं इतना कुछ मैटर इसमें दे रहा हूं, वो आपको मिलेगा। इसके साथ ही जो हिंदी व्याकरण का जो कोर्स है, व्याकरण का, ठीक है, वो कोर्स भी, जो हिंदी व्याकरण का पूरी क्लासेज हैं, जो क्लासेज हैं रिकॉर्ड, ऑफलाइन रिकॉर्डेड है, वो उस क्लासेज में जो अभी वर्तमान में शायद 1000 रुपए है, उसको भी मैं डाउन करके 50%, 500 से नीचे कर दूंगा। मेरा सभी कोर्स हिंदी पॉइंट पे सिर्फ एक दिन के लिए, आज रात 10 बजे से लेकर कल रात 9 बजे, 23 घंटों के लिए आप लोगों के लिए खुले हैं। आप जो चाहे परचेज करें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 3 विनर थे उनको बधाई देता हूं। और उनको जैसे ही सेट की टेस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, आप तीनों को मैं एकदम निःशुल्क फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक है। ओके। हाँ, एक छोटी सी आप जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिए, और एक बार शेयर जरूर करें अपने। कल बहुत अच्छा लगा कि कंटिन्यू 2 घंटे तक 1000+ स्टूडेंट्स देख रहे थे वीडियो। अच्छी बात है, बहुत बहुत। एक चीज और बताता हूँ, आपने मेरा स्टेटस देखा होगा, एक छोटी सी चीज और बता रहा हूँ, उसके बाद स्टार्ट करूंगा और फिर मैं रुकूंगा नहीं। फिर मैं रुकूंगा नहीं। मेरे स्कूल के स्टाफ ने भी कहा, सर हम कल, हमारे बच्चे जो हैं वो देख रहे थे आपकी क्लासेस, और सर आपकी खास बात यह है कि आप सर जो भी बोलना है स्टार्टिंग में बोल के फिर कंटिन्यू चलते हो, ताकि स्पेस नहीं मिलता, लगातार क्वेश्चन धड़ाधड़ हल करते हैं। तो ये आपकी अच्छी बात है, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जैसे आप बोलते हो सर, ये आप ये विनर किस तरह से घोषित करते हो। देखो, आपको कल मैंने टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे एक स्टेटस शेयर किया। जैसे 11 बजकर 5 मिनट पर मेरे पास लगभग मान लो 200 आंसर किया है। तो आपको पता है, जो सबसे पहले आंसर की आएगी वो नीचे चली जाएगी, फिर उसके बाद तो एक साथ आएगी, तो एक तो की नीचे रहेगी कि नहीं रहेगी, नंबर एक बात। दूसरा,
वो जो 3 टॉप की है, जो सबसे पहले आई है मेरे पास में, हालांकि 11-5 पे आई, लेकिन उनमें भी पहले और बाद में तो होता ही होता है, तो उनमें भी लास्ट जो आंसर है वो मैं देखता हूं वो सही होना चाहिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शुरुआत कर देते हैं, आप जानते भी, कईयों ने किया भी है, कि मैं तो यहाँ 99 नंबर क्वेश्चन पे हूं और वो पहले ही 100 में तुक्का मार के डी सी भर के और मुझे भेज देते हैं। मैं अपना वीडियो खुद देखता हूं, जैसे ही इधर मैं 100वां क्वेश्चन हल करता हूं, उसके बाद जो की आती है मैं उन्हीं को काउंट करता हूं, उससे पहले वाली जो आती है मैं उसको काउंट नहीं करता। और मेरे लिए आप सब बराबर हो। कई बार बोलते हैं सर भेदभाव क्यों, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा, मेरे लिए सब बराबर हो और मैं ईमानदारी से आपको विजेता घोषित करता हूं। मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी को अपने हित के लिए करूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो तीनों कैंडिडेट है मेरे कोई जानकार नहीं है जिसको मैं अपने घर वालों को ही बोलूं, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको ईमानदारी से विजेता घोषित करूंगा। दूसरी बात, एक स्टूडेंट कहता है कि सर हम पिछले 2.5 घंटे खराब कर रहे हैं, मेरा नाम क्यों नहीं आया। भाई अगर तुझे लगता है तू ये खराब कर रहा है टाइम, तो मैं नतमस्तक होकर तुझे कहता हूं आइंदा से मत करना, दैट्स इट। अब मैं स्टार्ट करता हूं अपनी क्लास। तो ठीक है दोस्तों, मैंने सूचना दे दी है, मैं बीच में एक बार और बोल दूंगा, तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मां सरस्वती का नाम लेकर, वंदे वाणी विनायको, आज तृतीय श्रेणी अध्यापक, संपूर्ण पाठ्यक्रम। आप अपने दोस्तों से ये भी कह सकते हैं कि ये 80 क्वेश्चन सबके काम के हैं। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही शानदार जीके का क्वेश्चन है। आज का पेपर थोड़ा टफ रहेगा, देखते हैं। सबसे पहली बात, निम्नलिखित में से राजस्थान का निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। मतलब जो अरब सागर की जो शाखा है, वहां से जो वर्षा होती है, वो सर्वाधिक वर्षा जो है वो कहां होती है। वो पूर्वी क्षेत्र में होती है, मध्य अरावली में होती है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में होती है, या फिर वो कहां होती है। इसका राइट उत्तर आप देंगे, तो बताएं कहां होती है। तो बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया है, ये होती है दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। जो राजस्थान का जो आप देखेंगे, ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ जो हैं की उत्पत्ति का क्षेत्र है कौन सा। मतलब राजस्थान में प्रवेश करने वाले जो पश्चिम विक्षोभ होते हैं, उनकी उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है। जैसे जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे थे, उनके लिए पेपर ये कारगर सिद्ध होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे उस आंसर की जब भेजी थी मैंने ग्रुप में, उस वक्त गलती से हिंद महासागर लगाया हुआ था, जो कि गलत उत्तर था। इसका राइट उत्तर होगा भूमध्य सागर। कौन सा राइट उत्तर होगा? बिल्कुल आपने एकदम सही दिया है, भूमध्य सागर। हाँ, मुझे एक चीज याद आ गई, कल मैंने एक क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया था, वो झालरापाटन था, मैंने शायद नागदा बता दिया था। मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, और आप लोग कमेंट करके बता देते हो कि सर कौन सा सही है। ठीक है, कॉपेन द्वारा जो प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में, आपको पता है कॉपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण दिया था, वो जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले देखो, ये जो जलवायु वर्गीकरण होता है, आप इसका उत्तर देंगे तब तक मैं आपको 2-3 चीज बताता हूं। जो जलवायु वर्गीकरण होता है, ये जलवायु वर्गीकरण ये किस आधार पे होता है, सबसे बड़ी बात है। इसकी उत्पत्ति का आधार क्या होता है। तो इसकी उत्पत्ति का आधार दोस्तों, मतलब अगर माने ना, तो देखो, एक तो वनस्पति, ठीक है, वनस्पति को आधार माना जाता है। ये जो वर्गीकरण करता है ना, ये वनस्पति को आधार मानते हुए तापमान तापमान एवं तापमान एवं वर्षा के आधार पर तापमान एवं वर्षा के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। भाई ये जो जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है, ये किस आधार पर किया जाता है। तो ये वनस्पति को आधार मानते हुए तापमान और वर्षा के आधार पर यह वर्गीकरण करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। अब बात करते हैं हम इसकी, कि कॉपेन द्वारा जो प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है, इसकी बात करेंगे। तो AW राजस्थान का दक्षिणी भाग, CWG राजस्थान का उत्तरी भाग, BWHW शुष्क मरुस्थल, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल, इनमें से कौन सा राइट आंसर है, बताइए। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ये जो है वो सुमेलित नहीं है। शायद आपने एकदम सही आंसर दिया होगा। और देखो, इसमें आपको पता भी होना चाहिए, जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं BWHW। क्या पढ़ते हैं? BWHW। तो ये जो होता है, इसका नाम क्या होता है? BWHW का शुष्क मरुस्थल, यानी जो अपना वाला क्षेत्र है वो इस BWHW में आता है। तो अब अपने वाले क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, आपको पता है? यहां से एक प्रश्न पक्का आना ही आना है, तो मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। जैसे जैसलमेर आ जाता है, और पश्चिमी बाड़मेर आता है। कौन सा आता है? पश्चिमी बाड़मेर आता है। इसके अलावा दोस्तों आ जाता है बीकानेर। कौन सा आता है? बीकानेर। और बीकानेर के अलावा भी अगर आपसे बात करूं, तो आ जाता है दोस्तों जोधपुर, जो है जोधपुर का पश्चिमी भाग,
ये जो है BWHW में आता है। कौन सा? जैसलमेर, पश्चिमी बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर का पश्चिमी भाग, ये आ जाता है। क्लियर बात है। अब उसके अलावा मान लो इसकी विशेषता क्या है कि यहां जो वनस्पति है मरुदभिद वनस्पति है। कैसी वनस्पति है? मरुदभिद वनस्पति है। तो ये तो है पहला BWHW। तो BWHW में कौन से जिले आते हैं मैंने आपको बता दिया, जैसलमेर, पश्चिमी बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर पे आता है कौन सा? BSHW, ये वाला क्षेत्र BSHW, अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब बात करते हैं इसमें कौन से जिले आते हैं। तो देखो इसमें आते हैं एक तो जालोर, ठीक है, एक जोधपुर, जालोर जोधपुर, ठीक है। जोधपुर के बाद में बापू, बापू यानी बाड़मेर आता है, और बाड़मेर का भी कौन सा आता है? पूर्व विभाग, बाड़मेर का पूर्व विभाग, बापू इसीलिए बोला मैंने, बाड़मेर का पूर्व विभाग। और एक आता है बापू नाचसी, कहीं बोलियो मैं, बापू नाचसी, नाचसी, ये जो नाचसी मतलब जालोर जोधपुर का बापू नाचसी, जालोर जोधपुर का बापू नाचसी। देखो नाचसी मतलब नागौर, चूरू और सिक्कर, ठीक है ना, नागौर, चूरू और सिक्कर, ये आ जाता है BSHW। अच्छा नाचसी, काई पैनर नाचसी, और पैनर नाचसी झुंझुनू, ठीक है ना, नाचसी लेकिन झुंझुनू पैन। अच्छा झुंझुनू पैन और नाचसी, लेकिन नाचसी कट है गंगा किनारे यानी गंगानगर, और हनुमान जी के मंदिर के सामने, गंगानगर हनुमान जी के मंदिर के सामने। तो अब दिमाग में सेट हो गया, मेरे तो ऐसा ही सेट था, मैं आपको उसी तरह से बता रहा हूं कि BSHW जो है, BSHW में तो सबसे पहले जोधपुर, जालोर और पूर्वी बाड़मेर, नाचसी, नागौर, चूरू, सीकर और झुंझुनू पहन के नाचेगा गंगानगर में हनुमानगढ़ के किनारे। बस यूं करके सेट कर लिया, ठीक है। फिर बात करते हैं तीसरे नंबर। तीसरे नंबर जब हम बात करते हैं तो CWG। अब ये बात, ये CWG तो ये यहां पर गलत क्यों था, हम देखते हैं। राजस्थान का उत्तरी भाग इसमें लिख रखा है, तो ये गलत क्यों है? क्योंकि CWG का मतलब होता है शुष्क शीत प्रदेश होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो चित्तौड़, देखो इसको इसको याद करने का CWG का तरीका बताता हूं। तीन तो वो हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद। ये जो तीन जिले हैं, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, जिनकी भौगोलिक स्थिति बहुत कुछ समान है। उसके बाद में चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद। अब वो जो वर पूर्व वाले कौन से? जैसे एक तो जयपुर, ठीक है, एक भरतपुर, ठीक है, एक धौलपुर, ठीक है, और एक फिर आ जाता है अलवर। तो ये चार जिले आ गए जिनकी कहीं ना कहीं बहुत कुछ मिलता जुलता भौगोलिक है। तो जयपुर, भरतपुर, धौलपुर और अलवर। फिर जो जिले इसमें आते हैं वो आते हैं, देखो बूंदी, बूंदी खाई सवाई सिंह ने, तो बूंदी सवाई है ना। और खाई कहां पर थी उसने? कोटा में खाई थी, कोटा में खाई थी, टोकरे में लेकर खाई थी, है ना। और करौली, और करौली, ये जिले हो गए। अब कौन कहता है याद नहीं होता? याद सब होता है, हम थोड़ा सा स्मार्टली नहीं पढ़ते हैं, बर्डन लेकर पढ़ते हैं। अरे तैयारी होगी, पेपर खन्ने आ गयो, अरे आ गयो तो आ गयो, 25 दिन पढ़े मजा, आज अब 24 दिन है, लेकिन कल का टॉपिक क्लियर, आज आप पढ़ के आए हो उसके लिए क्लियर। और जो कहता नहीं मैं तुम्हारे हिसाब ही पढ़ लूं, मैं तुम्हारे हिसाब ही पढ़ लूं, तो थारे हिसाब पढ़ ले, मैं मना कौन करा, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। कुछ तो अनुभवों से आपको सीखना भी चाहिए। तो ये देखो सारे जिले को, लोग कहते हैं जिले याद नहीं होते। अब मैंने अभी पिछले वाला बताया BSHW, चलो बताओ देखें BSHW में क्या होगा। BSHW में बताओ, मैंने अभी आपको बताया जालोर, जालोर, जोधपुर, जालोर, जोधपुर, जोधपुर, और उसके बाद में बापू, बापू यानी बाड़मेर का पूर्व विभाग, नाचसी, नाचसी, और नाचसी काई पैनर, तो झुंझुनू, झुंझुनू, और कठनासी बोला गंगानगर, गंगा के किनारे, और कीर मंदिर सामने, हनुमानगढ़। ये लो, ये सब याद हो जाता है। मतलब आनंद से पढ़ोगे तो सब याद हो जाता है, कोई देख के पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार सेट हो गया ना माइंड में, अब मुझे आधी रात को उठा के पूछ लोगे ना, तो दिमाग में BSHW है ना, BSHW, जोधपुर, सॉरी क्या नाम है, जालोर, जोधपुर, बापू, नासी, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़। और CWG को याद करना है तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ एक बेल्ट हो गया, और अलवर, भरतपुर, धौलपुर और जयपुर ये एक बेल्ट हो गया। फिर बेल्ट आता बूंदी, सवाई, कोटा, टोंक, करौली। बस दैट्स इट, क्लियर, काम खत्म। फिर बात करते हैं अपना चौथा। चौथा कौन सा होता है? AW वाला। चौथा कौन सा होता है? AW वाला, ठीक है, ये राजस्थान का दक्षिणी भाग। अब वैसे AW है दक्षिणी भाग है तो भी आपको पता लग गया, फिर भी इसमें आ गया बाबा। कौन सा आ गया? बाबा। बाबा यानी 12, और बाबा यानी 12 और बांसवाड़ा, 12 और बांसवाड़ा। बाबा का नाम है बाबा डूंगर जी, बाबा डूंगर जी, ठीक है, बाबा डूंगर जी, बाबा डूंगर जी। बांसवाड़ा हो गया, 12 हो गया, डूंगर। और इसमें कौन सा आ जाएगा? कुछ तो आप बताओ, देखें कमेंट बॉक्स में बताते रहो।
बाबा डूंगर सी, और तो कौन सा आ गया, लेकिन डूंगरपुर पूरा नहीं है, ध्यान रखना, डूंगरपुर का दक्षिणी भाग है, ठीक है। और इसमें एक सिरोही का पूरा वर्णन नहीं आता, तो आबू पर्वत वाला जो भाग है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जहां यूं कह सकते हैं हम सदाबहार, सदाबहार वनस्पति जहां पाई जाती है, ठीक है। तो खैर मैं कोई जीके का टीचर नहीं हूं, मैं ज्यादा व्याख्या करने लग गया, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत जीके आता है वो आपसे शेयर कर रहा हूं। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता जो है, भाई औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले कौन से हैं, तो आप देखेंगे इसमें कौन से जिले आते हैं। औसत वार्षिक परिवर्तनशीलता, इस शब्द पे गौर करिएगा। परिवर्तनशीलता आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, जैसलमेर बाड़मेर, क्योंकि आप जानते हैं औसत शायद 57 सेमी के आसपास वर्षा होती होगी राजस्थान में, लेकिन यहां पर जो है 10 सेमी वर्षा ही मुख्य रूप से होती है। तो ये और वार्षिक परिवर्तनशील जिले हैं। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नांकित में से कौन सा एक कारण नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अरावली की अवस्थिति, उत्तर बताइए। अरावली की अवस्थिति, वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थिति, मानसून आगमन के समय अति उष्णता, और एक चौथा आपके सामने ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायता। जल्दी से उत्तर बताओ, तब तक मैं एक काम कर देता हूं आपको, वो हिंदी पॉइंट वाला भी जल्दी से बताओ। देखें सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ बताओ, देखें बता दिया उत्तर, उम्मीद करता हूं आपने। देखो अरावली की अवस्थिति ये अल्प वर्षा के लिए कारण नहीं है, बल्कि वृष्टि छाया प्रदेश नहीं, कारण नहीं है, ये तो कारण है। अरावली की अवस्थिति वृष्टि छाया ग्रीष्म काल के दौरान, प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्न में कौन सा एक कारण नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। ये जो है ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब, ये कारण नहीं है। आपने अगर ज्योग्राफी ढंग से पढ़ रखी है तो इसमें ये कारण कारणों में नहीं आता है। डूंगरपुर जो है वहां पर किस वंश का शासन था पहले, डूंगरपुर जो है वहां पर किस वंश का शासन था, तो बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया, गुहिल, कच्छावा, राठौड़ और भाटी, इनमें से किसका उत्तर राइट होगा, तो गुहिल वंश का शासन था। किसका था, गुहिल वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत कब की गई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि इंदिरा इंदिरा महिला सशक्ति निधि की शुरुआत कब की गई थी, बताओ देखें। 18 दिसंबर, चारों में 18 दिसंबर है। अब बात है सन की, सन याद होना चाहिए, 17, 19, 16, 18। तो बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों 18 दिसंबर 2019। कहां हो जाएगा 18 दिसंबर 2019। देखो याद रखना, एक इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, राजस्थान की युवा जो संबल योजना है, युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को कितनी धनराशि दी जाती है। यह प्रश्न ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेते समय इसमें उत्तर गलत दे रखा था, और कई स्टूडेंट्स ने बताया सर अब इसकी जो पहले जो थी उससे थोड़ी बढ़ा दी गई है। तो बिल्कुल हमने चेंज कर दी है, अब आप इसका सही उत्तर देंगे, बिल्कुल सही उत्तर देंगे। और इसका राइट उत्तर क्या होगा, देखो बताते हैं, आप बताओ देखिए क्या होगा। बिल्कुल इसका राइट उत्तर होगा 4,000 रुपए प्रति माह। याद रखना, बेरोजगार युवकों को पहले 3,000 दिए जाते थे, बाद में इसकी बढ़ाकर 4,000 कर दी। और जो शायद महिलाएं और जो दिव्यांगजन या जो दिव्यांग अशक्त है उनको 4,500 है, उनको कितनी है 4,500 है, ठीक है। तो याद रखना इसका उत्तर है 4,000। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी जो होती है, स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि कितनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वो राशि कितनी है, 4.5 लाख, 3.5 लाख, 3 लाख या 4 लाख। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपके अगर पढ़ रखा है तो आप बताएं। देखें अब अच्छा, मैं इसका इसका उत्तर तो आप देखें। अगर मैं आपसे पूछूं, यहां एक मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं, क्या पूछ लेता हूं, ये जो आयुष्मान भारत है, ये जो आयुष्मान भारत है, इसका जो पहला चरण है वो कब प्रारंभ हुआ था। अभी आपको ये तो पता है ना कि द्वितीय चरण चल रहा है शायद, द्वितीय चरण, हाँ ठीक है। पहला चरण कब था और द्वितीय चरण का समय बता दो मुझे, आपको अगर पता है तो बताओ। देखें पहला चरण
तो देखो, आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो देखो, 1 सितंबर 2019 ये इसका पहला चरण का डेट है। और दूसरी जो है वो है 30 जनवरी, 30 जनवरी 2021। देखो, मुझे जहां तक ये चीजें जो याद है मैं सिर्फ वही कंसल्ट करूंगा। जहां मुझे दिक्कत लगेगा कि मुझे चीज याद नहीं, मैं वो मारवाड़ी में कहता है ना, झूठी गप नहीं मारूंगा, ठीक है। फिर भी आपको अगर कोई छोटी मोटी कोई डाटा में गलती लगे, आप बेझिझक कमेंट करें, ना तो कोई बुरा मानने वाली बात है, गलती किसी से भी हो सकती है। बाकी कल एक गलती हुई, वो भी बहुत बड़ी बात है, एक ही गलती हुई थी सिर्फ, तो ऐसी गलती भी ना हो आज, पूरा मेरा ध्यान रहेगा, ठीक है। तो ये पहला चरण 1 सितंबर 2019 है, और द्वितीय चरण जो है वो 30 जनवरी 2021 है। अब बात करते हैं इसकी राशि की। राशि है दोस्तों 4.5 लाख रुपए। कितनी है? 4.5 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, हमीर रासों के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन गलती से 2 बार छपा हुआ पेपर में, आगे एक बार और आएगा, ठीक है। तो इसका बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है। रणदेवपुर है, रणथनपुर है, रणथंबपुर है, रणस्तंभपुर है। बताओ देखें। बिल्कुल आप सही उत्तर दे रहे हैं, रणस्तंभपुर है। कौन सा है? रणस्तंभपुर। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालानुक्रम है, क्या है? अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमण जो किए थे उसका सही जो क्रम है वो क्या है, उन्होंने किस हिसाब से किए थे, बताओ देखें। तो बिल्कुल आप एकदम सही उत्तर देखेंगे। देखो, आप जानते हैं 1301, 1303, और ये है 1311। इसके बीच में आपको पता है सिवाना आता है, आता है कि नहीं आता है, जो शायद 1308, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कैसा रही है, थोड़ी चल रहा है, एग्जैक्ट आंकड़ा बताओ। खैर, हमें तो 3 बताने थे, 11, 3 और 1, यानी क्या हो जाएगा? हाँ, ये पहले हाँ, तो 321 क्या उत्तर हो जाएगा इसका? 321, मैं सही बता रहा हूं ना? हाँ सही तो है, गलत कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया, क्योंकि क्यों आक्रमण किया था? क्यों आक्रमण किया था? राणा की सेना सुदृढ़ थी, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी, राणा ने युद्ध की पहल की, और जलालुद्दीन ने आदेश दिया था। बताइए देखें। तो बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया कि इन्होंने विद्रोहियों को शरण दी थी, और हुआ ये कि वही विद्रोही बाद में अलाउद्दीन खिलजी से अपनी जान की भीख मांगकर उनके साथ मिल गए थे। और जो राणा हमीर था, है ना, हमीर वो कहता ना कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, है ना, उन्होंने अपना बलिदान किया। तो ये बात है, जो शरणागत को आश्रय देने की जो नीति थी उसका पालन करते हुए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, वो अमर हैं और हमारे आदरणीय है। भारत सरकार की एक योजना है, कौन सी है? पहल, जिसका नाम क्या है? पहल। पहल योजना, ये योजना संबंधित है, किससे संबंधित है बताओ देखें, बताओ किससे संबंधित है। सबसे पहले तो मुझे आप बता दो, इस पहल का पूरा नाम क्या है? पहल का पूरा नाम क्या है? देखो, इस पहल का पूरा नाम है प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, यह है इसका पूरा नाम, ठीक है ना। और इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1 जून, 1 जून। अब बात आती है सन की, अब आपको सन याद है या नहीं है? 1 जून, 1 जून के बाद कब हुआ था? 1 जून 2000, बिल्कुल आप सही कमेंट कर रहे हो, मुझे पता है, 1 जून 2013। और एक साथ कितने? 291 जिले में, 291 जिले थे। अब हुआ क्या कि 291 जिले में पार नहीं पड़ी, तो इसको संशोधित किया गया। और जब संशोधित किया गया था तो इसको 15/11/2014, 15/11/2014, और 15/11/2014 को ये 54 जिलों में इसको संशोधित किया गया था, इसमें कमियां थी। 15/11/2014 में संशोधित करके इसको लागू किया 54 जिलों के अंदर। और फिर बाद में जो बाकी जिले थे, 15/11/2014, उसके बाद में जो बाकी जिले थे वो शायद 15/11/2014, हाँ 54 जिलों में एक साथ की थी। फिर 1/1/2015, 15 में सभी शेष जिलों में ये शायद एक साथ लागू हो गई थी, शेष जिलों में 1/1/2015 को। अब मारवाड़ी में बकावत है कि अरे मेन प्रश्न मत तो आओ सर, उपभोक्ताओं के खाते में
एलपीजी अनुदान स्थानांतरण इसका मुख्य राइट आंसर, मतलब इस योजना किससे संबंधित थी? तो वो उपभोक्ताओं के खाते में एलपीजी अनुदान स्थानांतरण से संबंधित थी। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना कब प्रारंभ की गई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ देखें। लघु और सीमांत किसानों, लघु और सीमांत जो किसान है उनको पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 12 सितंबर 2019 को। कब की गई थी? 12 सितंबर 2019 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक जो युद्ध है वो कहां लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच ऐतिहासिक युद्ध जो है वो कहां लड़ा गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप बताएं। वो पानीपत था, हल्दी घाटी था, खानवा था या रत्ती घाटी? ऐसा सरल प्रश्न आ जाता है तो आप लोग बोलते हो सर ऐसे जैसे कल एक था कि सर इतना सरल पेपर आएगा क्या? अरे सरल नहीं है भाई, अभी आप पर प्रेशर नहीं है, आप सब इंटेलिजेंट हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, अभी आप पे प्रेशर नहीं है कि सर अपन घर रही है, क्वेश्चन बना लाया, अपन हल करना, कोई मेंटली प्रेशर नहीं है। वहां होता है एग्जाम का दबाव, और उस दबाव में क्वेश्चन सिर्फ बेकार होते हैं। 20 का मतलब 20 क्वेश्चन आपको खराब करने के लिए होते हैं, और वो 20 क्वेश्चन का प्रेशर इतना खतरनाक होता है कि आप कम से कम 7 से 8 और गलत कर देते हो। अब कितने हो गए साहब? हो गए 28। ठीक है, चलो 28 नहीं, अपन 27 मानते हैं। 27 गलत कर दिए, 9 वैसे गए, तो 27 और 10 37, यानी 36 क्वेश्चन गए। पीछे कितने बचे? 114। और यही आपका स्कोर रहता है लास्ट में आकर। यही एवरेज स्टूडेंट का स्कोर यही रहता है 114 के आसपास। कहता है हमारा तो 114 बनया, अरे 2-4% में आता, गलत हो गया। ये वो कौन सा था? ये 20 ही प्रश्न आपको खराब करेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं दिमाग में लेके चलो, क्या 10-12% तो आवे कौन, तो अलग ही रखना है। बाकी मैंने 130-35 क्वेश्चन बढ़िया अटेंड करना है। दिमाग में पहले से तैयारी करो, और ये 11 पेपर जो मैं करवाऊंगा ना, ये आपकी जिंदगी बदल देंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? खानवा। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि ये जो युद्ध हुए, अब ये खानवा का जो युद्ध हुआ, अब ये हुआ कब था? तो इसकी डेट क्या है? 17 मार्च 1527। खानवा का हुआ था 17 मार्च 1527 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया था? ये एक, मतलब मुझे ऐसा प्रश्न बहुत बेकार लगता है, खैर अपने को करना तो है। तो बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। बताओ बताओ, आपके लिए तो ये बहुत सरल आंसर है, और आपने एकदम सही उत्तर दिया भी होगा। कौन से अभियान पर भेजा था? थट्टा, थट्टा अभियान पर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, महाराणा सांगा के मृत शरीर का जो दाह संस्कार है वो किस स्थान पर किया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, मांडलगढ़, कुंभलगढ़, खानवा या बसवा? तो बिल्कुल इसका उत्तर आपने एकदम सही दिया होगा, और वो है मांडलगढ़। कौन सा है? मांडलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में जो सांगा की पराजय हुई थी उसका मुख्य कारण क्या था? सांगा की आंख में अचानक तीर लग जाना? अरे वो तो हो ही नहीं सकता, जिसके शरीर पर 80 घाव थे मगर वो झुका नहीं, तो वो एक आंख के मान लो घायल हो जाने से झुकता थोड़ी। सांगा में रण कुशलता की कमी थी? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। सांगा की सैनिक कमजोरी? बिल्कुल नहीं, सैनिक कमजोरी भी नहीं थी देखा जाए तो। बस हारने का कारण था कि एक नई प्रणाली से बाबर ने युद्ध किया था, और बाबर ने एक नई प्रणाली से युद्ध किया था। हमारा दुश्मन हो सकता है बाबर, लेकिन आप लोग दिमाग में, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोगों के लिए सिलेक्शन क्या है, ये भी एक तरह का मतलब जो उसकी अपने पास सैनिक कम है, यानी अपने पास समय जो है वो पर्याप्त है, कम नहीं है, पर्याप्त है। एक सही रणनीति, यानी कोई एजुकेशन में भी कोई तुलुगुमा पद्धति, तुलुगुमा पद्धति यूं कि स्मार्ट रीडिंग कीजिए। ये जो टॉपिक क्लियर करते हैं तो बढ़िया तरीके से क्लियर कीजिए, आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत रोकेगी नहीं। आज जो चौधरी जी हैं उन्होंने कमेंट किया था कि सर आपके स्टूडेंट्स 1 साल बाद आप देखेंगे, इस वैकेंसी के बाद देखेंगे कि वो एक बहुत बढ़िया सिलेक्शन आपको देंगे, और आपका ये जो नाम है वो भी रोशन करेंगे। बहुत अच्छी बात लगी कि चलो जो लेक्चरर्स हैं उनको भी लगता है कि मैं जो प्रयास करवा रहा हूं वो अच्छा प्रयास है। निम्न में से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध
राणा सांगा के पक्ष में लड़ने, मतलब राणा सांगा के पक्ष में इनमें से कौन लड़ा था? भारमल, वीरमदेव मेड़तिया, राव बीका या राव लूणकर्ण, इनमें से कौन कौन जो है वो राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे, आपको ये बताना है। बताओ देखें कौन कौन लड़े थे। तो आप देखिए, आपने उत्तर दे दिया होगा भाई इन चार में से कौन लड़े थे। तो देखो बीका नहीं लड़ा था और लूणकर्ण भी नहीं लड़ा था, पहला और दूसरा इसका राइट उत्तर होगा, यानी भारमल और वीरमदेव मेड़तिया ये लड़े थे। निम्न में से कौन सा या फिर कौन सी डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सेवाओं में शामिल है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिजी लॉकर, ये सभी यानी मोबाइल आधारित उमंग सेवाएं, इनमें से कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। करण जी के आपका कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कमजोर है, इसका उत्तर होगा ये सभी जो है वो इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है 21 नंबर कि भारत सरकार की जो मुद्रा योजना है उसका उद्देश्य आखिर था क्या? उसका उद्देश्य क्या है? मुद्रा प्रबंधन में सुधार हेतु पहल करना, निर्धन कृषकों को ऋण उपलब्ध कराना, जन धन योजना का पूरक बनाना या छोटे व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। इस मुद्रा जो क्रेडिट योजना है इसका उद्देश्य क्या था? तो बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया है, इसका राइट आंसर है छोटे व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। अब वो प्रश्न वापस आ जाएगा, ये वही सेम क्वेश्चन आ गया कि रणथंभौर किले का प्रारंभिक क्या नाम क्या था? तो ये रणस्तंभपुर ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ इसको ध्यान से समझना। ये भारत सरकार की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं और इनका सार्थ हो, भाई कौन सी योजना किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो देखिए योजनाएं हमारे पास है, नई रोशनी कार्यक्रम, दिशा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वावलंबन योजना, और सामने है महिला सशक्तिकरण, वित्तीय, नई पेंशन या सूचना प्रौद्योगिकी परीक्षण। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है, बताओ देखिए क्या होगा। हाँ बताओ देखें। हाँ ठीक है, देखिए नई रोशनी कार्यक्रम जो है आपने उत्तर दे दिया होगा अब तक, उसका सीधा सीधा मतलब क्या है? वो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। वो किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। अब बात आती है दिशा, जो दिशा कार्यक्रम है, कौन सा? दिशा, ये सीधा सीधा किससे संबंधित है? सूचना प्रौद्योगिकी परीक्षण से, प्रशिक्षण से, सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण से। 1 4 फिर आता है कौन सा? ये प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये संबंधित है वित्तीय समावेशन से। किससे है? वित्तीय समावेशन से। और जो स्वावलंबन योजना है वो किससे संबंधित है? वो है नई पेंशन प्रणाली से। हाँ वो किससे है? नई पेंशन, मतलब पेंशन स्वावलंबी बनाने का प्रयास। तो इसमें हो जाएगा 1 4 2 3, कहां पर है? 1 1 1 4 2 3, ये राइट आंसर रहा 1 4 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, राजस्थान में मई और जून का महीना आने वाला है, सर्वाधिक धूल भरी आंधियां जो है वो कहां चलेगी? सर्वाधिक धूल भरी आंधियां कहां चलेगी? बिल्कुल आप इसका उत्तर एकदम सही दे रहे हैं, कहां चलेगी? अब देखो ये सरल प्रश्न है कि नहीं है, लेकिन फिर भी गलत आंसर भी आते हैं, तुक्के भी लगाते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन खैर लगाने दो, कोई बात नहीं। आंधियां जो चलती है वो औसतन शायद 29 दिन है, 29 या 28 ऐसा कुछ है गंगानगर में। याद रखना, ये भी थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं क्लियर बता दूं कि कितने दिन चलती है औसत, वो भी थोड़ा दिन याद कर लेना, 28 दिन है या ऐसा ही कुछ है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से जो बारिश होती है, पश्चिमी विक्षोभों से बारिश होती है, वो किन महीनों में होती है? तो इसमें मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, अभी आप चारों तो कल ही कमेंट में पूछ रहे थे कि बारिश कहां कहां हो रही है, तो इसका मतलब अभी महीना कौन सा चल रहा था कल? तो दिसंबर और जनवरी में पश्चिमी विक्षोभों से बारिश होती है। फिर बात आती है राजस्थान के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। मैं बताऊं ये प्रश्न कब आया था, आपको शायद पता हो, ये प्रश्न एचएम की परीक्षा में आया था और मुझे बहुत ही अच्छा प्रश्न लगा। ये छपा क्यों नहीं? थोड़ा सा
प्रश्न तो सही है, इसमें तो कोई गलती नहीं है, कहीं छपने में तो गलती नहीं होगी, प्रश्न के छपने में तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है, जहां तक सही है। हाँ ये केवल स्पेस ज्यादा है, बाकी एकदम सही छपा हुआ है। चलिए अब बताओ इसमें से कौन सा एक सही नहीं है। तो देखो पहला है उत्तर दक्षिण की अपेक्षा, जो उत्तर दक्षिण वाला भाग है की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा जो पूर्व पश्चिम का विस्तार है वो अधिक है, ठीक है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है। इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, ठीक है। इसका अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से अधिक है। अब ये देखो एक बात सोचो, इन दो में से ही आंसर होगा, क्योंकि इनमें ये एक जगह लिख रहा है अधिक है और एक जगह लिख रहा है कम, तो इनमें से आंसर है ये दोनों, तो इसका मतलब सही है। अब कौन सा है, तो देखिए उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार जो है वो अधिक ही है, कम नहीं है, ये गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी जो है वो इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि रामधारी अभयारण्य, राजस्थान जीके का प्रश्न है, क्या है कि रामधारी अभयारण्य राजस्थान का अभयारण्य कितने नंबर अभयारण्य है, आपको यह बताना है। बताओ देखें ये कितने नंबर का अभयारण्य है, राजस्थान का कितने नंबर अभयारण्य है ये। आपने एकदम सही उत्तर दिया, ये चौथा अभयारण्य है, ठीक है। कौन सा समूह राजस्थान में उप आर्द्र जलवायु का, कौन सा समूह राजस्थान में उप आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। बताओ देखें कौन सा समूह राजस्थान में उप आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व, ये कर्ण जीके का प्रश्न है, नहीं कर्ण जीके का तो नहीं है। बताओ देखें कौन सा होगा इसका उत्तर। इसमें तो उप आर्द्र, अच्छा उप आर्द्र जलवायु पूछ रहा है, कई बार दिमाग में नहीं आता। जयपुर, अजमेर और अलवर, कौन से हैं, जयपुर, अजमेर और अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, बीकानेर रियासत में दुलमेरा जो स्थान है, आप जानते हैं दुलमेरा एक जगह है बीकानेर रियासत में, ये दुलमेरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बताओ देखें किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है, तो बिल्कुल ये राइट उत्तर क्या हो जाएगा, पत्थर के लिए, दुलमेरा का पत्थर जो है वो प्रसिद्ध है। उसके बाद है मारवाड़, इनको सुमेलित करना है, तो कौन सा वंश कहां कहां था, इसको सुमेलित करना है तो बताएं देखें। तो आप जानते हैं क्या है, मारवाड़, मेवाड़, आमेर, बूंदी, यहां पर कौन कौन से थे, तो बिल्कुल सही है, मारवाड़ में राठौड़ थे, मेवाड़ में सिसोदिया थे, आमेर में कच्छावा थे, बूंदी में हाड़ा थे। तो इसका मतलब 2 1 4 3, कौन सा उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। सर ये क्या इतने सरल सरल प्रश्न, मैंने कहा ना हर तरह के प्रश्न है, बीच में 4-5 प्रश्न टफ भी आए थे। ये लीजिए, ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में किसने मेवाड़ के गुहिलों को ईरान के बादशाह नौशेखा का के वंश से उत्पन्न माना है। बताओ देखें, नौशेखा के वंश से उत्पन्न माना है। अल्लट, अबुल फजल, जैत्र सिंह है या श्यामल दास, जैत्र सिंह है या श्यामल दास। तो बिल्कुल इसका राइट उत्तर है अबुल फजल, क्या होगा, अबुल फजल, ये इसका राइट उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं है। प्रताप सिंह सिसोदिया, राणा प्रताप सिसोदिया वंश के थे क्या, मान सिंह हाड़ा वंश के थे क्या, जसवंत सिंह राठौड़ वंश के थे क्या, महाराणा हमीर गुहिल वंश के थे क्या। तो इसमें से एक सुमेलित नहीं है, और वो कौन सा नहीं है। इससे सिंपल क्वेश्चन मैं, मुझे नहीं लगता कि कोई होगा, क्योंकि मान सिंह जो थे वो क्या थे, कछावा थे, कछवाहा वंश से थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति जो है, क्या पूछ रहा है, अग्निकुंड से नहीं हुई है, अग्निकुंड से नहीं हुई है। कौन, किसकी नहीं हुई है, गुहिलों की, चौहानों की, परमारों की या प्रतिहारों की। तो आप जानते हैं कि गुहिलों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से नहीं हुई है। औरंगजेब और राज सिंह दोनों लड़े थे, किस लिए लड़े थे, रूपमती के लिए, चारुमती के लिए, भानुमती के लिए, गुणवती के लिए। तो बिल्कुल आपको पता है वो विवाद का नाम ही क्या था, चारुमती विवाद था। क्या था, चारुमती विवाद था। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है, आप सभी जानते हैं, लेकिन इसका निर्माण अगर पूछ लिया जाए तो निर्माण इसका किसने करवाया था, सहेलियों की बाड़ी का, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, जगत सिंह, कुंभा या उदय सिंह,
इनमें से एक। सहेलियों की बाड़ी आपने देखी भी होगी, तो उसका राइट उत्तर है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको मिलाना है। तो एक बार सभी क्लास को लाइक कर देवें और शेयर कर देवें। 1 लाइक तो कंप्लीट करना ही है अपने को, 1K लाइक तो कंप्लीट करनी है, फिर मैं देखो आपको आज युद्ध याद करवाता हूं। ठीक है, यहां पर ये कह रहा है कि गागरोण इनमें से क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखो आप सबको पता है कि सुमेल का युद्ध हुआ था 1544। ठीक है, उसके बाद आप सबको पता है कि गागरोण का युद्ध हुआ था, ये एकदम सही है, 1519। बात आती है सारंगपुर के युद्ध की, तो ये हुआ था 1437 में। ठीक है, बात आती है साहेबा के युद्ध की, तो ये बिल्कुल सही है, 1541-42 की। अब क्या हुआ, 1-3-2-4, 1-3-2-4, ये हो गया राइट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करता हूं, आपको यहां लिखता हूं खानवा। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था, आप जानते हैं, पहले तो सन याद होना, 1527 में। आपको सिंपल सिंपल नहीं पूछूंगा और भी बताऊंगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1576 में, और 18 जून इसकी डेट का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा ये जो हल्दी घाटी है, इसको खमनोर का युद्ध किसने कहा था, तो याद रखना इसको खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने। किसने कहा था, अबुल फजल ने। जबकि इसको गागरोण का युद्ध किसने कहा था, गागरोण का कहा था क्या, बंदायूं ने, है ना। और इसको साथ में, हाँ ठीक है, ये और कर्नल जेम्स टॉड ने तो थर्मोपल्ली कहा था, है ना, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। ठीक है, उसके बाद सुमेल का युद्ध हो गया। दिवेर के युद्ध की बात करता हूं, दिवेर का युद्ध जो था वो हुआ था 1582 में, सुमेल का हुआ था 44 में, ये हो ही गया। ठीक है, इसके अलावा एक देवराई का युद्ध ऐसा है, देवराई जगह है, देराई देराई अजमेर के अंदर है, देवराई का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1659 में। और ये देवराई का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा के बीच में हुआ था, देवराई या देराई ऐसा कोई जगह है, 1659। उसके बाद अगर गागरोण 1519 में अभी बता दिया आपने, सारंगपुर 1437 ये बता दिया, नहीं सारंगपुर, हाँ 1437 बता दिया। ठीक है, देवराई के बाद सारंगपुर, साहेबा का भी बता दिया। एक बटवाड़ा का युद्ध आपने पढ़ रखा है, ये बटवाड़ा का युद्ध कब हुआ था, 1761 में हुआ था बटवाड़ा का युद्ध। ठीक है, बटवाड़ा का युद्ध 1761 में हुआ था। तराइन के 1191 और 92 आपको सबको पता ही है। खातोली की लड़ाई आपसे अगर पूछ लिया जाए कि खातोली खातोली की लड़ाई कब हुई थी, तो हुई थी 1517 में, खातोली की 1517 में हुई थी। आपसे पूछ लिया जाए बाड़ी का युद्ध कब हुआ था, तो बाड़ी का हुआ था 1518 में। ठीक है ना, बाड़ी धौलपुर में एक जगह, खातोली है। ठीक है, तो और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 युद्ध आपको मैंने बता दिए, ये याद रखना जरूरी है। इसके अलावा आपको जैसे वो महाराणा प्रताप के पास जो दूत भेजे थे, ठीक है, आप सबको ट्रिक तो सबको पता ही है, कौन सी, ज मा भा टो, जमा भाटो, ये इसका क्रम भी है। अब क्रम में भी देखो, जलाल खां जो भी है, जमा भाटो में ज, तो इसको भेजा कब था ये याद रखना, नवंबर 72। कब गया था, ये एक ही था जो नवंबर 72 में गया था। उसके बाद मां जून में 73, जून 73 में गया था। उसके बाद में भारमल जो था सितंबर 73 में गया था। और टोयन टोडरमल ये गया था दिसंबर 73 में। कब गया था, दिसंबर 73 में। तो इतो जीके तो मना हुआ है, जीके मैं कंपटीशन फाइट कर सकूं, ठीक है, और इतो जीके थाने भी आनो चाहिए। समझ आ गई बात। तो कल वो एक कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी थान तो जीके भी ठीक आवे, अरे ठीक आवे जनी भाई लाग गयो, थाने भी ठीक आनो चाहिए। अपन सब ने देखो, एक एक मेरी डायरी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम भी रोने को मजबूर हो जाए, लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम भी रोने को मजबूर हो जाए, और हर शब्द में वो दर्द पैदा करो कि लोग पढ़ने को मजबूर हो जाए। तो वैसे ही मैं हमेशा ये बोलता हूं कि पढ़ो तो कुछ ऐसा पढ़ो कि बस मतलब
आदमी 24 घंटे पढ़ने को मजबूर हो जाए कि नहीं यार आनंद आने लग गया है, वरना मजे वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये देखो आ गया बंटवारा का युद्ध। बंटवारा के युद्ध में झाला जालिम से शायरी पसंद आई को नहीं, बाकी मैं कम ही बोलिया करूंगा ना। कविताएं शायरी ये क्या है, ये मतलब एक रुचि का विषय है। और कविता तो मतलब इंसान को कुछ कविताएं, रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं तो आईएएस जो तैयारी करते हैं वो भी पढ़ते हैं मोटिवेशनल के लिए। और कविता तो अपने आप में बहुत अच्छी चीज होती है कि कविता दिल की भावना, कविता अमित प्रतीत, कविता सावन की झड़ी, कविता प्रीत संगीत, कविता से समाज में बढ़ती है पहचान, और जो कविता समाज को भा जाए वही कविता महान, है ना। तो कविताएं पढ़नी चाहिए थोड़ा सा खुद को बिजी रखने के लिए। चलिए हम तो बात करते हैं बंटवारा के युद्ध में झाला जालिम सिंह ने जयपुर के किस शासक को परास्त किया था। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एक तो बात अभी मैंने बात की थी बंटवारा का युद्ध जो हुआ था, और हुआ कब था बंटवारा का, अभी मैंने बताया है 1761 में हुआ था। जालिम सिंह और किसके बीच में हुआ था, माधो सिंह प्रथम के बीच में। हारा कौन था, माधो सिंह प्रथम हारा था। अब आप में से कई बोलेंगे सर हमारे कोर्स में नहीं है ये कुछ चीजें, मैं मानता हूं कुछ कोर्स में नहीं है, लेकिन इतिहास को समेटते समय कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जो इनडायरेक्टली भी कई बार पूछे, हो सकता है डिलीट भी कर देते हैं, मैं ये नहीं कहता। तो कुछ एक चीजें आपको लगेगा कि आपके कोर्स में नहीं, जैसे कल मैंने क्रिया के प्रश्न बताए थे तो कमेंट आ रहे थे कि सर क्रिया सिलेबस में नहीं है। हो सकता है नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर 2 4 5 क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़े से आसपास से सिलेबस के, तो उसे इग्नोर करो। आप देखो ना बढ़िया है, क्या दिक्कत है, समझ में आ गई है ना, समझ रहे हो बात को आप। चलिए कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है, उन दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया था। वे व्यक्ति जिन्होंने मुगलों का कभी सहयोग नहीं किया था, तो वो बताएं कौन है। आपने देखते बता दिया होगा कि ये दो तो करने वाले थे, ए तो तकड़ा माना खास आ मान सिंह जी, राय सिंह जी। तो एक और दो यानी उत्तर क्या होगा, एक और दो, राणा सांगा और चंद्रसेन। चंद्रसेन को क्या बोलते हैं, मारवाड़ का प्रताप, है ना, यही बोलते हैं ना, इन्होंने नहीं किया था। उन दो सरदारों के नाम बताएं, उन दो सरदारों के नाम बताएं जिन्हें अकबर के समय 7 हजारी मनसब प्रदान की गई थी। बताओ देखें कौन कौन थे वो। बताओ देखे भाई, मनसबदारी 7 हजारी। तो 7 हजारी जो थे वो मान सिंह और कोका अजीज थे। कौन थे, मान सिंह और कोका अजीज थे। मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब, मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब का शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताएं। वो जयपुर का शासक कौन था। और मुगल दरबार में औरंगजेब और शाहजहां के समय काम करने वाले थे मिर्जा राजा जय सिंह। कौन था, मिर्जा राजा जय सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, छत्रपति शिवाजी को जो पुरंदर की संधि हुई थी, पुरंदर की संधि 1665 करने हेतु विवश करने वाला, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि में विवश करने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ देखें कौन था। सवाई जयसिंह था, मान सिंह था, जसवंत सिंह था, या कौन था। अब ऐसे क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए क्योंकि सरल क्वेश्चन है। क्या फोन आ रहा है, एक सेकंड, हाँ ठीक है। चलिए तो वो कौन था बताओ देखें। सिंपल सी बात है, आपने दे दिया होगा उत्तर अब तक तो, मिर्जा राजा जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह द्वितीय ने, किसने, सवाई जयसिंह द्वितीय ने वैधशाला का निर्माण करवाया था। सवाई जयसिंह द्वितीय ने किस शहर में वैधशाला का निर्माण कराया था, दिल्ली, आगरा, जयपुर, उज्जैन। तो बिल्कुल कहां कहां है ये भी आपको पता होना चाहिए। और उन्होंने करवाया था आगरा में। कहां करवाया था, आगरा में। राजस्थान में अरावली का कौन सा भवन सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जो अरावली का कौन सा भाग, मतलब अरावली जो है वो उसके किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आपको पता है इस भाग में होती है, यानी कौन से भाग में होती है, दक्षिणी भाग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वे 2022 में राजस्थान किस नंबर पर रहा था। ये अच्छा प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है, कहां बताओ देखें, किस में रहा था स्वच्छ सर्वे 2022 में राजस्थान जो है वो किस नंबर पर रहा था। वो रहा था 10वें नंबर पे। किस नंबर पे रहा था राजस्थान,
10वें नंबर पे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास और बाण भट्ट के नाटकों में राजपुत्र शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? बताओ, देखें किस संदर्भ में किया गया है। सामंतों के मत मतांतर, अधीनता स्वीकार करने वाले या जीतने वाले राजा के अर्थ में। तो आप जानते हैं कि उसमें हमेशा क्या कहा गया है, उसमें सामंतों के संदर्भ में कहा गया। जो राजपुत्र शब्द है वो किसके लिए कहा गया है? सामंतों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कर्नल टॉड और विलियम क्रुक राजपूतों को सिथियन मानते हैं। डॉक्टर D.R. भंडारकर राजपूतों की उत्पत्ति की विदेशी उत्पत्ति के मत का समर्थन करते हैं। V.A. स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है कि राजपूत हूणों की संतान है, या गौरी शंकर ने राजपूतों को विदेशियों की संतान माना है। तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? बताओ। तो देखिए, इसमें से बाकी तीनों ही सत्य हैं, लेकिन ये जो है ये असत्य कथन, ये कौन सा है? असत्य है। उन्होंने इसको विदेशियों की संतान नहीं माना है। एक जब स्टार्टिंग में पढ़ो तो राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ अग्निकुंड से किस किस की हुई है, किसने माना है, ये चीजें भी थोड़ी बेसिक पढ़ लेना। मैं कहता हूं आप अक्सर आप मान के चलें 60% पेपर जो होता है वो बेसिक में से ही आता है, ठीक है ना। बाकी 40% पेपर होता है वो थोड़ा, उसमें से 40% में से 50% आता है डीप और 50% आता है औसत, यही होता है। गौरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? महाराणा प्रताप की, पद्मिनी की, उदय सिंह की, या फिर किसकी रक्षा की थी? बताओ। देखें, गौरा और बादल चाचा भतीजा थे, किसके रिश्तेदार थे? ये थे रानी पद्मिनी के। किसके थे? पद्मिनी के रिश्तेदार थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका जो जौहर केसरिया किस राजपूत रानी के नेतृत्व में हुआ था? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पद्मावती, पद्मिनी, कर्मावती या रूपमती? बताओ देखे कौन सा था। तो बिल्कुल आप जानते हैं पद्मिनी की कथा, रतन सेन और पद्मिनी की कथा। निम्न युद्धों को ध्यान में रखकर उन्हें सही क्रम में बिठाओ। तो ये अभी फिर से आ गया युद्ध, खानवा का युद्ध अभी मैंने बताया था। बताओ देखें कब है? 1527। हल्दी घाटी का कब है? 1576। तराइन का कब है? 1191। बाढ़ में, चलो 91 कर देते हैं। तो यानी 3-2-1, कहां है 3-2-1? ये रहा 3-2-1, यही है ना। अरे हाँ सही तो है, 3 ये हो गया, 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? सिंपल, बार बार पूछ रहे हैं तो बिल्कुल ये सरल क्वेश्चन है। हाँ ये सरल है, ये मानता हूं। थोड़ा से क्वेश्चन जो है एक ही चीज से क्रमबद्ध ले लिया, और मेरी आदत है कि मैं क्रमबद्ध लेता हूं अक्सर पूरा टॉपिक क्लियर करवाने के उद्देश्य से, लेकिन धीरे धीरे सरलता से कठिन, सरल से कठिन की ओर जाएंगे। हम शिक्षण विधियों में पढ़ते भी हैं, सरल से कठिन की ओर चलेंगे आगे। और भी अभी मैं पहले ही पेपर से आपको अगर एकदम कठिन पेपर बना दूं तो होगा ये कि आपका मनोबल वहीं टूट जाएगा और कई स्टूडेंट्स आए। अभी कम से कम बेसिक क्लियर होने दो। संपूर्ण पाठ्यक्रम के, जैसे मैंने कहा था 8 और 3 संपूर्ण पाठ्यक्रम के हैं, तो जब अपन तीसरे तक पहुंचेंगे। अच्छा दूसरा क्या है, एक चीज और बताता हूं, अभी टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो टॉपिक वाइज में क्या है कि अभी जो ये हिस्ट्री वगैरह आ रही है सरल टॉपिक में, अभी तक जैसे उद्योग आएंगे, ठीक है, ऊर्जा आएगी, पॉलिटी आएगी, राजनीति, तो अभी तक कुछ टॉपिक आए हुए ही नहीं है। और संपूर्ण पेपर होता है ना, उसमें आते हैं पूरा टॉपिक्स, तो वहां से हर टॉपिक से अगर एक एक कठिन प्रश्न ले तो पेपर अपने आप कठिन हो जाता है। तो हम टॉपिक वाइज पेपर लेंगे ना तो हमेशा वो सरल ही नजर आएगा। थोड़ा सा आप सोचने का नजरिया बदलें, और दूसरा मैं जो कह रहा हूं उस पर भी विशेष ध्यान दें। तो जहां लास्ट में आएंगे 3 संपूर्ण, उसमें हम 2 और बढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है, और जबरदस्त बनाएंगे, कठिन से कठिन, लेकिन आपकी तैयारी करवा रहे हैं। किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ था? आउवा का युद्ध कब हुआ था? आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह, बताओ देखें, है ना। गौरव कालो का युद्ध हुआ था, है ना, चेलावास का युद्ध हुआ था। ये कब की घटनाएं सारी? ये 1857 की क्रांति की घटनाएं हैं। अब यहाँ पे आज के सिलेबस में 1857 की क्रांति का लेना देना ही नहीं है, तो लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन आ गए हैं हिस्ट्री के, मैंने उठा लिए, तो उसमें आप कोई बात नहीं, हमारे काम के ही है। अब इसमें से सुमेलित नहीं है, हल्दी घाटी 1576, खानवा 1527, सुमेल 1544 और दिवेर जो है 1682। बताओ देखें कौन सा नहीं है? पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता है। और आप देखेंगे दिवेर का युद्ध जो था वो 1582 है,
और मैं रियल बता रहा हूं, मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, शायद वो देख रहा होगा अभी क्लास, उसने पेपर मेरे सामने बैठ के हल किया और लास्ट बोला सर आपने ये गलत दे दिया। मैंने कहा कैसे? बोला सर ये देखो आप, ये तो चारों ही सही है। मैंने कहा चारों कैसे सही है? बोला सर देखो ये 76 में, ये 27 में, 44 में, ये 82 में। अरे आगे तो देख। बाद में मैंने कहा ये देख। बोला अरे सर ध्यान ही नहीं किया। सरल प्रश्न को सरल ना समझे, कंफ्यूज करने के लिए छोटी सी गलती भी काफी होती है। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर होगा ये 1582 होता है, यहाँ 1682 लिखा हुआ है। निम्न में से किसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है? अब अच्छा प्रश्न है, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? बताओ देखें कौन है? राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। निम्नलिखित में से सिसोदिया वंश के जो पूर्वज थे, सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे, उदय सिंह, प्रताप, कुंभा या हमीर? बताओ सिसोदिया वंश के पूर्वज जो थे वो कौन थे? ये क्या हो गया? 54। प्रश्न क्या पूछा? सिसोदिया वंश के पूर्वज थे। हाँ, पूर्वज में इसका राणा हमीर का ही तो नाम आएगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बूंदी के नकली दुर्ग की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी? पूजा, पुंजा, पूजा क्या, पुंजा, हाड़ा, चुंडा या मेरा? तो आप सब जानते हैं किसने दी थी? कुंभा हाड़ा ने दी थी। कुंभा हाड़ा ने दी थी। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार इसलिए बोलता हूं, मुझे पता है कि एक स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्योंकि 2 4 5 क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस होते हैं तो वो घबराने लगता है, लेकिन अपने सिलेबस के थोड़ा आसपास को भी समेटा गया है और अपन कोशिश करेंगे जहां तक हो सकता है कि कई बार पेपर में आसपास के क्वेश्चन आ जाते हैं, अपने कोशिश करेंगे टॉपिक से रिलेटेड उठाएं। तो आज के पेपर में थोड़े से 2 4 क्वेश्चन बाहर से हैं, बाहर से मतलब आपके सिलेबस में जो है उससे थोड़े से आगे के हैं, तो उसको इग्नोर करें, लेकिन सारे काम के ही हैं अपने। हाँ, वायु अभ्यास गरुड़ का कौन सा संस्करण अक्टूबर नवंबर 2022 को जोधपुर में आयोजित किया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ देखें कौन सा संस्करण 2022 जोधपुर में आयोजित किया गया था? ये बहुत अच्छा करंट जगह क्वेश्चन है। 7वां। कौन सा है? 7वां। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में 2022 में ओम प्रकाश मिथरवाल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नवंबर 2022 में। ओम प्रकाश मिथरवाल का जो संबंध है वो किस खेल से माना जाता है? भाला फेंक, शूटिंग, बैडमिंटन या क्रिकेट? ये किससे है भाई? भाला फेंक से तो नहीं है, बैडमिंटन, शूटिंग या फिर क्रिकेट से, किससे है? ये है भाई, आपने सही उत्तर दिया, शूटिंग से। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताओ कौन है वो? वो है ABCD, राजकुमार वर्मा, संदीप जोशी, रमेश अरोड़ा, राजीव गर्ग। वो है रमेश अरोड़ा। कौन है? रमेश अरोड़ा। हाल ही में नवंबर 2022 में हुई घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कौन सा इम्प्लांट पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा? काकलियार, डेंटल, हेल्थ केयर इम्प्लांट या पेसमेकर? बताओ देखें। ये ऐसे प्रश्न आपको लगेगा सर कहां से लाए हो, लेकिन करंट जीके के हैं। और आप देखो अक्सर क्या होता है, ये उसका उत्तर है काकलियार इम्प्लांट। एक बार बता देता हूं, इसका राइट उत्तर है काकलियार। अक्सर आप देखते हैं करंट जीके इसी टाइप का आता है और पेपर में हम जो पढ़ के जाते हैं उसमें से करंट जीके आता ही नहीं है। अक्सर हम ये सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम थोड़ा सा पढ़ने में गलती भी करते हैं। मैं बताता हूं आपको। हाँ यहाँ ठीक है, बताऊंगा। पहले तो ये इसका उत्तर दे दो। हाल ही में नवंबर 2022 में राजस्थान में राज्य स्तरीय जो ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया गया? पहले तो इसका उत्तर बता दो, फिर बताते हैं। तो वो किया गया है, कहां पर किया गया है ट्रांसजेंडर उत्सव? वो किया गया है अलवर में। ठीक है, इसका राइट उत्तर होगा अलवर में। अब देखो मैं बताता हूं आपको, हमें बहुत सी चीजें याद करनी भी जरूरी है। जैसे आपको बहुत, मैं बताता हूं, जो फ्लैगशिप योजनाएं जो पढ़ते हैं तो उसमें जैसे मैं थोड़ा पूर्व से ले लेता हूं। जैसे सपोज दैट आपसे पूछ लिया एकदम से, शुद्ध के लिए युद्ध जो है, शुद्ध के लिए युद्ध है ना, तो ये कब से है? बताओ देखें, शुद्ध के लिए युद्ध आपको नहीं बताएं, नहीं याद आएगा, लेकिन याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ये है 26/10/2020। सही बता रहा हूं, 26/10/2020 याद आना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा जैसे निरोगी राजस्थान, निरोगी राजस्थान, ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग जो है 18/12/2019 से हो गई थी। ठीक है,
18/12/2019 से हो गई थी। लेकिन इसको बाद में स्टार्ट जब किया गया था अपने राजस्थान में, तब 1 मई 2000, नहीं 1 मई 2000, ये मुझे 1 मई 2022 है। हाँ 1 मई 2022, 1 मई 2022 में निरोगी राजस्थान। लेकिन ये पहले एक बार 18/12/2019 में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ढंग से स्टार्ट नहीं हुई थी, इसको संशोधित करके 1 मई 2022 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखो जैसे मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना जो है, दवा योजना, अब ये कब स्टार्ट की गई थी? तो आपको याद होना चाहिए 2 अक्टूबर 2011 में। इसके अलावा मैं अगर आपसे पूछूं बाल गोपाल योजना, बाल गोपाल योजना जो मैं इंपॉर्टेंट है, मैं वही बात बता रहा हूं, ठीक है। तो ये 2022-23 सत्र के लिए स्टार्ट की गई थी, जो अभी वर्तमान में चल रही है, ठीक है। इसमें 1 से 8 तक के बच्चों को दूध पिलाने की बात है, और वो सप्ताह में 2 दिन पिलाने की बात है, ठीक है। 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर दूध पिलाया जाएगा, जबकि 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध पिलाया जाएगा। तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे मैं आपको बात करूं, सपोज जैसे किसान मित्र योजना जो है, किसान मित्र ऊर्जा योजना, किसान मित्र ऊर्जा योजना, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कब होता है? ये स्टार्ट हुई थी 17/7/2021 को, याद रखना 17/7/2000, किसान मित्र ऊर्जा योजना 17/7/2021 को। इसके अलावा जैसे मैं आपको बताऊं अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, डीबीटी, मैं बोल रहा हूं साथ में, मेरी राइटिंग खराब है मैं जानता हूं, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, वाउचर योजना, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी हुई थी 23/5/2021 को, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, वो अनुप्रति मुख्यमंत्री निशुल्क, मुख्यमंत्री अनुप्रति, ठीक है, कोचिंग योजना, कोचिंग योजना। तो ये योजना कब स्टार्ट की गई थी? 5/6/2021 को, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो है 5/6/2021 को। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी, अभी, हाँ ये नहीं है, चिरंजीवी, ठीक है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी, आगे क्या था? स्वास्थ्य योजना, है ना? तो ये तो शायद आ गया था अभी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य, 1/5/2021 को, ठीक है। और बताऊं या इतनी काफी है? बहुत सी है और भी, मैं अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, जैसे और कौन सी है? किसान मित्र हो गई, ऊर्जा वाली हो गई। हाँ, एक जो लेटेस्ट है, चुप्पी तोड़ो, महिलाओं से संबंधित है, चुप्पी तोड़ो सयानी बनो, चुप्पी तोड़ो सयानी बनो। ये जो है 16/5/2022 से स्टार्ट की गई थी, और 3 जिलों में स्टार्ट की गई थी स्टार्टिंग में, ठीक है ना, नागौर, अलवर, जयपुर। चुप्पी तोड़ो सयानी बनो, ये 16/5/22 और नागौर, अलवर और जयपुर में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। इसके अलावा जैसे अनुप्रति कोचिंग वाली बता दी मैंने। एक वो आई एम शक्ति उड़ान योजना आपने सुन रखी होगी, वो भी इंपॉर्टेंट है, आई एम शक्ति उड़ान योजना, आई एम शक्ति उड़ान योजना। ये जो आई एम शक्ति उड़ान योजना है 19/12/2021, 19/12, उल्टा हो जाएगा 12, हाँ ठीक है, ये सही था, ठीक है। ऐसी बहुत सी है, आप, ठीक है, इनके अंदर जो चीजें हैं उसके लिए मुझे भी थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, आपको भी पढ़ने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले इनके जो नाम होते हैं कि किसान मित्र ऊर्जा योजना, है ना, किसान से पंगा लेना 17 है, यानी खतरा है, तो किसान मित्र 17 है, खतरा है, और किसान का साथ देना चाहिए, है ना, 2-1 जनों को तो किसान का साथ देना चाहिए। इस तरह से खुद ही सेट करना पड़ता है, खुद ही सेट करना पड़ता है, ठीक है। वाउचर दोगे तो कितने रुपए का? भाई 2-3 रुपए का वाउचर दे देंगे, तो 2-3 रुपए का वाउचर दिया, 2-3 होते हैं 5, 5 में से वापस 2-3 होते हैं 5, और 5 में से वापस 3 घटाए, तो यूं करके उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी करके याद करना बहुत जरूरी होता है ना। कोचिंग में क्या सिखाया जाता है? कोचिंग में सिखाया जाता है 5 छंगे 21। अब कोचिंग में 5 6 5 छंगे 21 होते हैं क्या? 5 6 तो 30 होते हैं भाई, 5 छंगे
56 30 यानी 5 छंग 30 होते हैं, लेकिन कोचिंग में सिखाया जाता है 5 छंगे 21, इसीलिए मुख्यमंत्री कोचिंग प्रति फ्री की कोचिंग में पढ़ोगे तो 5 छंगे 21 ही सिखाया जाएगा। अब यूं उल्टा सीधा सेट करके याद, अब मैंने जो 3 चीजें बताई आप भूलोगे नहीं, समझ रहे हो मेरी बात में? याद करने का तरीका होता है, पढ़ने का तरीका होता है। मैं आपसे हमेशा ही बहुत बोलता हूं कि जो लोग सेलेक्ट होते हैं ईमानदारी से, मैं क्या बोल रहा हूं ईमानदारी से, वर्तमान में जो ये घटिया दौर चल रहा है नकलों का, ये बहुत निंदनीय और शर्मनाक दौर है, ठीक है। और आप लोगों को थोड़ा सा बढ़िया पढ़ना पड़ेगा, स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बाकी मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बाकी मैं साथ हमेशा बेरोजगारों के हूं कि बस मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर 5 घंटे से पार नहीं पढ़ रही है तो 10 घंटे कर दो, 10 से पार नहीं पढ़ रही है 15 घंटे कर दो, लेकिन सिलेक्शन लेकर रहना, बात खत्म। बस मैं ये बोलता हूं। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं इतनी चीजें मैंने बताई है तो आपको भी इतनी याद होनी चाहिए। चलिए, हाल ही में नवंबर 2022 में शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल गोपाल, ये लो आ गई, बाल गोपाल योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना किस वर्ग के बच्चों के लिए है? अभी इसका उत्तर हमने दे ही दिया, 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर 2022 में राजस्थान के कितने कलाकारों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह में शिल्प गुरु से सम्मानित किया गया है? ये प्रश्न तो थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 62 बताओ क्या कह रहा है? नवंबर 2000 राजस्थान के कितने कलाकारों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह में शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाँ, तो ये किया गया था 5 को। कितने? कुल 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर 2022 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नवाचार सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एवं एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन सेव का जो शुभारंभ किया गया था वो किस जिले से किया गया था? यह भी अच्छा प्रश्न है, यह भी अच्छा प्रश्न है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नवाचार सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एवं एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन सेव का शुभारंभ किस जिले से? हाँ, याद आ गया, यह किया गया था अलवर से। कहां से किया गया था? अलवर से। हाल ही में नवंबर, देखो जितने नवंबर के करण जी के था वो मेन चीजें मैंने उठाने का प्रयास किया, मुझे लगा यहां से प्रश्न आ सकता है, आपको क्या लगे मैं नहीं जानता। हाल ही में नवंबर 2022 में आयोजित राष्ट्रीय काउंटर आईटी प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? जो राजस्थान पुलिस टीम है उन्होंने राष्ट्रीय काउंटर आईईटी प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो वो किया था 3रा स्थान। और आज की क्लास में जीके का ये अंतिम प्रश्न है कि नवंबर 2022 में राजस्थान सरकार ने उदयपुर की कोटड़ा तहसील में किन नदियों के जलाशयों का निर्माण के लिए 2554.23 करोड़ के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है? यह भी बहुत है सही। साबरमती, पार्वती, बामनी, माही, पुरई, बेड़च एवं गंभीरी, इनमें से बताओ देखें कौन सी नदियां हैं? जल्दी बताओ बताओ देखें कौन सी है? बिल्कुल, तो आपने एकदम सही उत्तर दिया होगा अब तक तो, सही और साबरमती। तो ये आपके 65 जीके के क्वेश्चन हैं। अब आगे 15 क्वेश्चन और आएंगे लास्ट में, जो मनोविज्ञान और दूसरे किसके होंगे? मनोविज्ञान और हाँ अपने उसके भूल गया मैं, किसके होंगे? आईसीटी के, ठीक है। कल देखिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, इसलिए आज जो क्वेश्चन थे ना 1-2 आउट ऑफ क्वेश्चन सिलेबस हैं, क्योंकि कल आपको पता है कल से थोड़ा सा स्वास्थ्य डाउन है, लेकिन हकीकत बात बता रहा हूं, ये आप लोगों का उत्साह है। और जो कल आप लोगों ने जो कंटिन्यू 2 घंटे तक जो आप 1K लाइव रहे, उसका एक मनोबल, मेरा मनोबल बहुत बड़ा कि नहीं अब चाहे, एक तो होता है कि नहीं यार थक गए अब रेस्ट करेंगे, लेकिन एक होता है नहीं यार इतने स्टूडेंट अगर पढ़ने के लिए ललायित हैं तो फिर अपने को क्लास तो लेनी ही लेनी है। जिम्मेदारी होती है, वो थकने नहीं देती है, यही चीज है। तो इसी बहाने आपको आज देखिए करण जी के क्वेश्चन भी मैंने लगभग 10 से 2 एक्स्ट्रा ही डाले हैं। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा हिंदी की ओर चलते हैं। देखिए, हिंदी भाषा में कारक के कितने प्रकार हैं? जल्दी से बताइए, हिंदी भाषा में कारक कितने होते हैं? 6, 7, 8, 9। बिल्कुल, आपने एकदम सही उत्तर दिया। हिंदी भाषा में कारक जो होते हैं 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से इस प्रकार से आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पेड़ के सहारे खड़ा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? वह पेड़ के सहारे खड़ा है, इसमें कौन सा कारक होगा? क्या कर्ता है, कर्म है, करण है या संप्रदान है? आपने एकदम राइट आंसर दिया। मैं जानता हूं दोस्तों आपने उत्तर दिया है करण।
कारक, तो यही सही होगा। कई स्टूडेंट्स सोचेंगे कैसे होगा सर, मैंने बहुत बार बता रखा है, आगे भी मैंने कहा ना, आप लोगों ने कल बताया था कि रचना प्रबोध और नवीन हिंदी व्याकरण सर आप करवा दो। 11 तारीख से आपको मैं दोनों किताबें करवाने जा रहा हूं और गारंटेड बोल रहा हूं। याद रखना, 150 में से तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। तुम मेरा साथ दो, 130 से नीचे नहीं रहो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। और आप थोड़ा सा मजबूत रहना, तैयारी करने के लिए मजबूत रहना। बस मैं जितना बोलूं ना उतना पढ़ लिया करो दिन के अंदर, बाकी 130 से नीचे नहीं रहने दूंगा। आगे जितने पेपर लाने मैं लेके आ जाऊंगा, ठीक है। करण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, राम को दिल्ली जाना है, राम शब्द में कारक पूछ लिया जाए कौन सा है, राम को दिल्ली जाना है, हम को देखते ही कौन सा कर देंगे, कर्ता ने, कर्म को या फिर संप्रदान को। लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। मुझे याद आ गया, कल एक कमेंट आया था कि सर हिंदी आती, सर में जोश आ गया। अरे हिंदी है, ये तो अपनी भाषा है, ये तो इसी के सहारे तो मैं हूं, बस यूं समझ लो। आपके नजरों में जो थोड़ी बहुत जो इज्जत है और जो आप मुझे अपना मानते हो, वो इसी के बदौलत तो मानते हो, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है उसे क्या बोलते हैं, कर्म, अधिकरण, करण या संबंध। भाई जिस साधन से करता है तो वो साधन क्या कहलाता है, वो साधन क्या कहलाता है, करण कारक कहलाता है। संप्रदान का अर्थ क्या होता है, संप्रदान लेना, देना, कार्य, होना, क्या होता है संप्रदान को के लिए क्या होता है। बिल्कुल, संप्रदान का मतलब होता है देना, संप्रदान मतलब किसी के लिए काम किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ना ने नी किस संबंध किस कारक के प्रसर्ग है, ना ने नी काके की रारे री, तो आप बिल्कुल संबंध काके की रारे री ना ने नी, तो ये भी आप जानते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैं जानता हूं सरल आ रहे हैं, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। थोड़े से आगे अभी तक लिंग और वचन के भी आएंगे, धैर्य धैर्य रखना। बहु सास से लजाती है वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता, करण, अपादान या अधिकरण। तो आपको पहले से बताया हुआ है कि जहां लज्जा का भाव हो, जहां दूरी का भाव हो, जहां तुलना का भाव हो, जहां किसी उद्गम का भाव हो, तो वहां ऐसी कंडीशंस पे जो कारक होता है वो होता है अपादान कारक होता है। नेक्स्ट है, मां ने बच्चे को दूध पिलाया, इसमें कारक कौन सा है, बच्चे को दूध पिलाया, इसमें कारक कौन सा है। तो बिल्कुल आप एकदम राइट आंसर देंगे, मैं उम्मीद करता हूं आप एकदम सही आंसर देंगे। और बच्चे को दूध पिलाया यहां पर कौन सा है, संप्रदान कारक है। दूध में कौन सा है, कर्म कारक है। ये पूरा वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, ये द्विकर्मक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्रिया को करने का स्थान या आधार में कौन सा कारक होता है। भाई क्रिया के करने का स्थान, बात क्या है, क्रिया कहां संपन्न हो रही है, तो वहां कारक कौन सा होगा। आपने प्रश्न को समझते ही उसका उत्तर दे दिया होगा, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वो उत्तर क्या होगा, अधिकरण कारक इसका उत्तर होगा। किस कारण में, कारण नहीं, किस कारक में जुड़ने या साधन का भाव होता है, बिल्कुल वही सेम बात आ गई कि किस कारक में जुड़ने या साधन का भाव होता है, तो वो साधन का भाव कहां होता है, ये होता है। यार जुड़ने और साधन का भाव, ये तो थोड़ी टेढ़ी बात हो गई है ना। तो करण भी, जुड़ने की बात आई तो संबंध काके की, इस प्रकार से भी तो हो सकता है। तो ये तो थोड़ा सा टेढ़ी बात हो गई, लेकिन नहीं होगा यहाँ करणी, क्योंकि ये साधन की बात कर ली ना। बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु या प्राणी का दूसरी वस्तु या प्राणी से अलग होने का भाव किस में होता है। तो अलगाव की स्थिति कहां किस कारक में आती है, बिल्कुल किस में आती है, नहीं अपादान में आती है। किस में आती है, अपादान में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक के क्वेश्चन हो गए। अब लिंग के क्वेश्चन, लिंग कितने भेद होते हैं लिंग के, तो लिंग होते हैं, बिल्कुल दोस्तों 3 नहीं होते हैं, मत कर देना। लिंग होते हैं 2 ही सर, 3 पटोड़ा मार, तो वो एक नपुंसक लिंग और पटोड़ा है। मैंने हमेशा बोला है, अपभ्रंश भाषा तक आते आते लिंग जो थे वो 2 ही रह गए थे और वचन जो थे वो भी 2 ही रह गए थे। द्विवचन और नपुंसक लिंग दोनों नष्ट हो जाते हैं। संतान में लिंग है, संतान में कौन सा, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर कौन सा लिंग है, तो बिल्कुल, अरे संतान जो है किस प्रकार का शब्द है। आपको ये प्रश्न सरल लगते होंगे, सरल नहीं है। देखो यहां ये दो को तो खारिज कर दो, इनमें से कंफ्यूजन होगा। संतान जो शब्द है वो स्त्रीलिंग होगा। स्पीड से आंसर देते रहिए ताकि आपका डाटा भी बच जाए और थोड़ी क्लास में ज्यादा समय भी ना लगे। किस विकल्प में सभी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, बताओ देखे कौन सी है। गंगा, यमुना, पृथ्वी, सिंधु, वैशाख, मक्खी, कोयल, देवनागरी, ठीक है, सवारी, रमा, बैल, व्यास नदी, ब्रह्मपुत्र, पंचमी, राहु, मच्छर। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में मैं हमेशा क्या बोलता हूं, नहीं है वो ढूंढ लो, ये स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है, और ये स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है, और ये स्त्रीलिंग नहीं है। यहां पे सारे स्त्रीलिंग है, मिल गया उत्तर सी इसका
राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झुकाव शब्द जो है, शब्द क्या है? झुकाव। और झुकाव शब्द में कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग। मेरा झुकाव उसकी ओर है, मेरा झुकाव तेरी ओर, तो झुकाव था या झुकाव थी, बस। तो झुकाव था पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है दाद, यानी दाद एक चर्म रोग होता है, तो दाद अच्छी है या दाद अच्छे हैं? बताओ। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। दाद शब्द है ना, चर्म रोग, ये दाद, वो दांत नहीं है कि दाद दे रहा है, वो दाद नहीं, दाद जो है पुल्लिंग शब्द है। कौन सा है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा क्या है? उभयलिंगी है, स्त्रीलिंगी या पुल्लिंग? ये एक अच्छा प्रश्न है जिस पर ऑथेंटिक किताबों में क्या लिखा है मैं वही बताऊंगा, कुछ किताबों में इस पर विवाद है। आत्मा शब्द को क्या माना जाता है दोस्तों? उभयलिंग माना जाता है। इस पर अगर आपको डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार, मणि और कचनार। ज्वार, मणि और कचनार ये कैसे शब्द माने जाते हैं? ज्वार, मणि और कचनार, बताओ देखें कौन से हैं? ज्वार, मणि, ज्वार, मणि और कचनार स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बताओ देखें कौन से हैं? मुझे तो ये ज्वार, मणि और स्त्रीलिंग, मुझे तो ये स्त्रीलिंग लग रहे हैं, लेकिन हिसाब से तो मणि में ऐसे होना चाहिए ना, मणि, लेकिन है तो कचनार स्त्रीलिंग है बिल्कुल। बाकी दो का डाउट, भले वो कचनार स्त्रीलिंग शब्द है। मिनट शब्द है ना, मिनट स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बताओ देखें, मिनट शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? एक एक मिनट कीमती है, एक मिनट बच्चा है या एक मिनट बच्ची है? नहीं, एक मिनट बच्चा है। शब्द जो होगा वो पुल्लिंग होगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत क्या है? देखो, राष्ट्रभाषा, हथकड़ी, राष्ट्रगीत, धर्मशाला, असंगत क्या है? असंगत यह है, देखो, ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है। राष्ट्रगीत जो है वो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए राष्ट्रगीत जो है वो पुल्लिंग है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं? 2, 3, 1, 4 वचन। अभी बताया मैंने, 2 वचन होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सरल पेपर अभी सरल चल रहे हैं, कठिन पेपर भी बनाऊंगा। और या फिर आप एक बात कह दो, जैसे कल पेपर, कल वाला तो कठिन क्या बनाए, कल टॉपिक कौन सा, मैं देखूंगा टॉपिक कौन सा है और मैं टेलीग्राम पर आपको बताऊंगा। जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, बहुत अर्जेंट है, क्यों बहुत सी सूचनाएं आएंगी। और मैं एक सूचना फिर से दे देता हूं कि कल हिंदी पॉइंट पर सभी कोर्सेज जो है, मैं आप सब लोगों के लिए, जो आप जितने स्टूडेंट्स देख रहे थे, कल जो मेरा एक छोटा सा ड्रीम था आपने पूरा किया, उस उपलक्ष्य में मैं सबको एक बार सिर्फ एक दिन के लिए सभी कोर्सेज जो है वो एकदम डाउन रेट में दूंगा। तो आप जिसको भी लेना हो जरूर लीजिएगा, ठीक है। हिंदी भाषा में वचन होते हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द के साथ बहुवचन की क्रिया प्रयुक्त हुई है? राम, हिमालय, गंगा या फिर प्राण? बताएं देखें कौन सा है, किस शब्द के साथ बहुवचन की क्रिया प्रयुक्त हुई है? राम, हिमालय, गंगा या प्राण? तो बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर सोचा होगा, प्राण जो है वही है बहुवचन की ओर जाने वाले। हस्ताक्षर में क्रिया कैसी प्रयुक्त होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब आप सीधा ये बता दो हस्ताक्षर क्या है, बहुवचन है एक वचन है, कैसा होगा? हस्ताक्षर करो सर, हस्ताक्षर किया नहीं, हस्ताक्षर जो है इसमें बहुवचन की क्रिया प्रयुक्त होती है। किसकी होती है? बहुवचन की क्रिया प्रयुक्त होती है। निम्न में से एक वचन क्या? झूठ है, अनेक है, या हस्ताक्षर है, या बजे हैं? इनमें से एक वचन क्या है? देखिए ये तो बहुवचन दिखाई दे रहा है, ये बहुवचन दिखाई दे रहा है, ये बहुवचन है, ये है एक वचन, ये है एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? ये पहले भी आ चुका है, पुस्तकों, पुस्तकालय, पुस्तकें या फिर सभी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है अब, और आपको लग रहा है सिंपल सा, 101% बताता हूं, लोग आधे ये करेंगे और आधे ये करेंगे, कोई माजाक लो को सभी भी कर रहा सके, बोलो ठीक है। इसका उत्तर राइट क्या होगा? पुस्तकें। क्या होगा? पुस्तकें। काल के प्रकार कितने होते हैं? 2, 4, 3, 6। काल के कितने प्रकार होते हैं? तो काल के प्रकार होते हैं 3। देखो मेरा विशेष फोकस है बेसिक क्लियर करवाने का, सबसे पहला मेरा फोकस है बेसिक क्लियर हो जाए, बेसिक में गलती नहीं रही। इसीलिए मैंने कल आपको उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, है ना, शब्द कितने प्रकार के होते हैं वो सारे बताए। तो याद रखना, पहला मेरा उद्देश्य है बेसिक क्लियर।
रमेश आया वाक्य में काल कौन सा है? रमेश आया सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। तो रमेश आया सिंपल जब इस प्रकार से आता है तो वहां कौन सा होता है? सामान्य भूतकाल होता है। कौन सा होता है? सामान्य भूतकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सुरेश आएगा तो मिठाई पाएगा। बस सिंपल सी बात है, यदि और तो जो है, बस इसके आधार पे आप बताओ कौन सा होगा। तो मैं बता दूं इसमें कौन सा होगा, आप बता दो। अज्ञात भविष्य, हेतु मद हेतु, हेतु मद वर्तमान। तो ये दोनों चीज देख लेना कि पीछे क्रिया कैसी है, क्रिया जैसी है वैसा ही काल होगा। तो यहां पे होगा हेतु मद हेतु भविष्य। हाँ, आप लोगों को कोई प्रश्न में डाउट होता है, आप मुझे भेजते हो तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। देखो मैं स्कूल टाइम में तो देखता नहीं हूँ, ठीक है, मैं स्कूल से आने के बाद में फिर क्लास लेने आ जाता हूँ, उसके बाद में रात को टाइम मिलता है तब मैं देखता हूँ। तो मैं आपको बता दूं, आप व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन और डाउट हो तो भेज दिया करो, मैं उसको आपको जैसे पेपर बनेगा ना संपूर्ण पाठ्यक्रम, उनमें ऐड कर दूंगा और बता दूंगा। पर्टिकुलर एक एक को मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं, क्योंकि देखो इतने मैसेज का रिप्लाई करना अगर मैं लगूंगा तो मैं मेरा दूसरा काम नहीं कर पाऊंगा। समझ गए बात आप? तो थोड़ा सा माफी चाहता हूं, आप बस भेज दीजिए। हाँ, मैं आपके सारे मैसेज जरूर देख लूंगा, बस इतना बोल रहा हूं। मोनिका आ रही होगी, मोनिका आ रही होगी, आ रही होगी, इसमें कौन सा है? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर कौन सा है? संभाव्य वर्तमान काल। कौन सा है? संभाव्य वर्तमान काल। यदि महेंद्र आता तो उसे आने, यदि महेंद्र आता हो तो उसे आने दो। यदि महेंद्र आता, इसमें कौन सा? हेतु मद हेतु भविष्य, हेतु मद हेतु वर्तमान, अज्ञात वर्तमान, संभाव्य वर्तमान काल। बताओ, देखें बहुत अच्छा प्रश्न है, आपने उत्तर दे दिया होगा, इसका राइट उत्तर होगा ये। अब जैसे थोड़ा सा बोरियत भी हो जाती है, ये जो टॉपिक वाइज पेपर बनाते हैं ना, थोड़ी सी बोरिंग भी हो जाता है कि अरे सर एक टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और तभी तो कईयों को अच्छा नहीं लगते पेपर, क्या है, ये एक जैसे क्वेश्चन है, बहुत सरल है। अब देखो, एक तो आप मान लो अपने 30 टॉपिक में से प्रश्न बनाते हैं, तो सब टॉपिक के एक एक प्रश्न बनते हैं, तो हर बार नया प्रश्न मिलता है। समझ रहे हो बात आप? और एक अपने को एक ही टॉपिक के क्वेश्चन, थोड़ा सा लगता है, मैं समझता हूं, लेकिन मेहनत करो। ज्योति गीता पढ़ती होगी, वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। ज्योति गीता पढ़ती होगी, इसमें प्रयुक्त जो काल है वो कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान, आसन्न भूतकाल या पूर्ण भूतकाल? बिल्कुल आप सही उत्तर दे रहे हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल। आप एक कविता सुनाइए, ए आया लास्ट में, क्या आया है? आप एक कविता सुनाइए, इसमें क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण भूत, अपूर्ण भविष्य, अज्ञात भविष्यत काल। तो बिल्कुल इसमें कौन सा होगा? आपने उत्तर दे दिया होगा, अज्ञात भविष्यत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि खेल रही है, वाक्य में कौन सा काल है? विधि खेल रही है, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान या अज्ञात वर्तमान? तो बिल्कुल खेल रही है, इसका मतलब कौन सा होगा? अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के करने या होने का समय को क्या कहते हैं? क्रिया के होने या करने के समय को वचन, कारक, काल या पक्ष क्या बोलते हैं? बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया, क्रिया के होने के समय को क्या बोलते हैं? काल को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, सकती आ गया, इसका मतलब भविष्य का है। अब आप ये देख लो, सामान्य है या संभाव्य है? सामान्य तो होगा नहीं, क्योंकि कंडीशन अप्लाई की है, तो कौन सा होगा? सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य काल। देखो आप लोग, जो लोग की बना रहे हो ना, वो अपने लिए मेहनत कर रहे हो। कई मैसेज अभी भी आ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सर आप आंसर की सही डाल दो। आंसर की तो मैं डाल दूंगा, लेकिन अभी नहीं डालूंगा, फिर मैं थोड़ा लेट डालूंगा। एक आप हाथों हाथ हल कर रहे हो, ये ज्यादा बेस्ट है। और क्या दिक्कत है? मैंने कह दिया टेबल कुर्सी लगा के बैठ जाओ, ठीक है, क्या दिक्कत है? एक में ये होगा, दो में ये होगा, तीन में ये होगा, खुद के कितने बढ़िया बना के भेजते हैं भाई। कुछ स्टूडेंट्स तो कल तो एक साथ इतनी कीज आई, कईयों ने तो बहुत बढ़िया फेयर काम कर रखा है। आप अपने लिए कर रहे हो, मेरे थोड़े लिए थोड़ी कर रहे हो। थोड़ा मेहनत करो यार, ऐसे घबरा क्यों रहे हो, आलस क्यों कर रहे हो? ठीक है, हलवा शब्द क्या है? हलवा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? सिंपल सा क्वेश्चन है, हलवा शब्द जो है पुल्लिंग है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? दो, तीन, चार, पांच। संस्कृत में दो होते हैं, जबकि हिंदी में कितने होते हैं? तीन होते हैं, कर्तरी, कर्म और भाववाच्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठकुरानी, ठाकुरी, ठकुराइन या ठकुराइनी? तो बिल्कुल आप इसका भी सही उत्तर देंगे, जहां तक समझता हूं इसका उत्तर क्या होगा? ठकुराइन। क्या होगा? ठकुराइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कौन सा वाच्य सकर्मक क्रिया का होता है? मतलब सकर्मक क्रिया किसमें होती है? ये गड़बड़ कर दी इसने, इस प्रश्न में
गड़बड़ कर दी। कैसे कर दी? देखो, कर्तरी में भी सक्रात्मक होती है और कर्म में भी होती है, लेकिन फिलहाल हम इसका उत्तर ये करेंगे कर्म। क्यों? कर्तरी वाच्य में क्या होता है, सक्रात्मक भी होती है और अकर्मक भी होती है, लेकिन कर्म वाच्य में केवल सक्रात्मक होती है, इसलिए हम इसका उत्तर क्या करेंगे, कर्म वाच्य में करेंगे। नेक्स्ट, खिलाड़ी अच्छा खेलता है, वाक्य में वाच्य किस प्रकार का है? खिलाड़ी अच्छा खेलता है, सिंपल है कि नहीं है? सिंपल है तो इसका मतलब कौन सा होगा? आप जानते हैं कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। नेक्स्ट, अब मुझसे चला नहीं जाता, यहां असमर्थता का भाव है। किसका भाव है? असमर्थता का भाव है, इसलिए कौन सा होगा? खैर, जाना क्रिया सहायक रूप में आई है और यहां से भी आया है और अकर्मक क्रिया का वाक्य है, तो अकर्मक क्रिया भी है, से भी है, जाता भी है, इसका मतलब ये क्या है? यह है भाववाच्य। कौन सा है? भाववाच्य। पत्र भेज दिया गया, जैसे पत्र भेज दिया गया, तो यहां पे जाना क्रिया आई है और मान लो यूं होता, मेरे द्वारा पत्र भेज दिया गया, इसका मतलब कर्म मौजूद है, तो यहां ये कौन सा हो जाता? कर्मवाच्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आ नहीं सकता, वाक्य में क्या होगा? वह आ नहीं सकता, तो बिल्कुल सकता है, कर्तृवाच्य, कर्म या भाव या ये सभी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर सकता में लोग है ना जो उलझ जाते हैं कि सकता में हम क्या करें क्या नहीं करें, ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन सिंपल सा है, न यहाँ से या द्वारा है, न जा सकता, इस प्रकार कुछ है, तो ये कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, ये भी कर्तृवाच्य होगा। भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है? मैं अब चल नहीं सकता, अब चला जाए, वह पत्र लिखता है, गधे ने बोझा ढोया। चलिए देखते हैं, तो भाववाच्य पूछ रहा है, मैं अब चल नहीं सकता, ये तो नहीं है। अब चला जाए, वह पत्र नहीं, ये कर्म आ गया। गधे ने बोझा ढोया, ये भी कर्म आ गया। ये दोनों तो है पत्र लिखता है, ये तो है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य, ये दोनों ही कर्तृवाच्य के हैं, दोनों ही कर्तृवाच्य के हैं, और ये भी कर्तृवाच्य का है, ये भी करते, ये है भाववाच्य का, अब चला जाए। नेक्स्ट है, दवाई शब्द का बहुवचन क्या होगा? आप मार्केट से निकलते हैं तो आप देख लेना, किसी भी मेडिकल की दुकान पर इस प्रकार से दवाइयां लिखे हुआ मिलेगा, जबकि शुद्ध कौन सा है? दवाइयां, क्योंकि बहुवचन करते समय ई छोटी हो जाती है। जहां कर्ता अज्ञात या गौण हो, वहां किस प्रकार, मतलब कर्ता जो है वो अज्ञात हो या गौण हो, कर्ता पे मतलब कोई कर्ता का प्रभाव नहीं पड़े, वहां क्या होगा? यानी कर्ता अज्ञात होगा, यानी कर्म प्रधान होगा, वो कर्म प्रधान होगा, वो क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। के साथ, के माध्यम, के सहारे किस कारक में आते हैं? अभी आया था, वह पेड़ के सहारे खड़ा है ना? तो ये सब होते हैं दोस्तों किसमें? अधिकरण, संबंध, करण या अपादान, किसमें होते हैं? बिल्कुल सही उत्तर है आपका, करण कारक में होते हैं। किसमें होते हैं? करण कारक में। निम्नलिखित में से कारक का भेद नहीं है, कारक का कौन सा भेद नहीं होता? कर्ता कारक, कर्म कारक, भाव कारक, करण कारक। तो कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन भाव नाम का कारक नहीं होता है। नेक्स्ट है, जहां कानूनी या कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रयोग प्रयोग हो, वहां कौन सा वाक्य प्रयुक्त होगा? वहां कौन सा वाक्य प्रयुक्त होगा? जहां कानूनी या कार्यालयों में जो प्रयुक्त भाषा होती है, वहां कौन सा होगा? ये मैंने बता रखा है, जब मैंने वाच्य पढ़ाए थे तब मैंने अच्छे तरह से बता रखा है कि कानूनी या जैसे पत्र, आपको आदेश दिया जाता है, पत्र भेज दिया गया, इस प्रकार से होता है ना, वहां होता है हमेशा कर्मवाच्य होता है। कौन सा होता है? कर्मवाच्य। सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये यहाँ पे काल कौन सा है? सामान्य अपूर्ण, सामान्य वर्तमान, सामान्य भूतकाल या पूर्व में उदय होता है, डेली रूटीन का काम है। सूर्य के किसका काम है? डेली रूटीन का काम है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। ये अच्छा प्रश्न है, इसमें से आप पुल्लिंग शब्दों को पहचाने। किसको पहचानना है? पुल्लिंग शब्दों को पहचाने कि पुल्लिंग शब्द जो है वो कौन कौन से होंगे, बताओ देखें। हाँ, पुल्लिंग शब्दों को पहचानना है, जल्दी से बताओ देखें। पानी पी लेता हूं मैं तब तक। आपके सामने है चीता, उल्लू, कौवा, मैना, इनमें से एक राइट आंसर होगा, बताओ कौन सा है? बिच्छू, भालू, चील, खरगोश, बंदर, खरगोश, सांप, मच्छर, खटमल, मच्छर, बतख और मगरमच्छ। बताएं, इनमें से एक राइट उत्तर है और बाकी सारे गलत हैं। और 116 नंबर प्रश्न हो चुके हैं, बताओ देखें क्या हो गए। बंदर, खरगोश क्या है?
ये स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। यहां पे सारों के सारे क्या हैं, पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग है? जनता, सूचना, अरबी। पुल्लिंग ढूंढ लो ना सीधा ही, जनता, सूचना, अरबी, हवा, सूचना, एकांकी, समाचार, पुस्तक, भवन, सभी स्त्रीलिंग। देखो एक तो ये रहा पुल्लिंग है इसमें, ठीक है। समाचार, समाचार, मैंने आज समाचार सुनी, ऐसा थोड़ी बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर भी ये क्या है, पुल्लिंग है, तो इसका मतलब ये तीनों क्या है, सभी के सभी 117 नंबर में स्त्रीलिंग माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रानी आएंगे वाक्य में प्रयुक्त जो राजा रानी शब्द है ये किस प्रकार का है? राजा रानी आएंगे, तो यहां पे देखो दोनों आए हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ऐसी कंडीशन पे अगर आपसे पूछे ना तो आप क्या कर देना, पुल्लिंग कर देना। गलती से भी कहीं आप है ना उभयलिंग मत कर देना, गलत हो जाएगा, इस बात को विशेष ध्यान रखना। क्योंकि जब दोनों चीजें पूछ रही, राजा रानी आएंगे, तो आपसे अगर इसमें पूछे कि राजा और रानी में लिंग कौन सा है, तो आप इसको पुल्लिंग ही कीजिएगा। ये अच्छा प्रश्न है, मानो तो, और सरल लगे तो भैया आप होशियार हो। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा 119 नंबर में? बताओ देखें। पुल्लिंग शब्द है तांबा, ये तीनों स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है, बाजरा क्या है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? बाजरा, बताओ देखिए, बाजरा है दोस्तों पुल्लिंग। नेक्स्ट है, तेवर शब्द जो है वो कैसा है, एक वचन है या बहुवचन या दोनों? तेवर शब्द कैसा है? देखो ये एक वचन, दोनों वचन, दोनों में प्रयुक्त होता है तेवर शब्द। नेक्स्ट, मंदिर जाने का समय प्रातः 5 बजे वाक्य में प्रयुक्त जो बजे शब्द है, अभी आया था थोड़ी देर पहले, ये एक वचन है या बहुवचन है? बजे, हस्ताक्षर, प्राण वगैरह, बताओ देखें। तो ये है बजे, बजे है बहुवचन। देखो कल तो जुकाम था, आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा बुखार की हालत हो रही है, लेकिन मैं याद रखना क्लास जरूर लूंगा। इस बात को मैं आपको बता दूं कि क्लास जरूर लूंगा, चाहे आधे घंटे भी क्यों ना लूं, मैं क्लास जरूर 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 लूंगा। चाहे मुझे केवल कल शब्द शक्ति करवानी पड़े तो भी मैं करवाऊंगा, लेकिन आप याद रखें 9 बजते ही आपको आना है और क्लास देखनी है, ठीक है। तो देखिए, शेर हिरण को मार चुका था वाक्य में प्रयुक्त काल क्या है? शेर हिरण को मार चुका था, कंप्लीट कर चुका था, उसका हैप्पी बर्थडे कर चुका था, बताओ देखें। शेर हिरण को मार चुका था, ये पूर्ण भूतकाल है, क्या है, पूर्ण भूतकाल है। क्यों, काम कंप्लीट कर दिया ना शेर का, शेर ने हिरण का हैप्पी बर्थडे करके नाश्ता भी, केक भी काट दिया था। हार शब्द पराजय के लिए प्रयुक्त होता है, तो उसमें लिंग कौन सा हो जाता है, बताओ देखें। जैसे युद्ध में उसकी, उस युद्ध में उसका पराजय हुआ, ऐसा थोड़ी बोलते हैं, युद्ध में उसकी क्या हुई, पराजय हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांकी शब्द में लिंग कौन सा है? ये भी अभी मैंने बताया था, एकांकी जो शब्द है ये हमेशा याद रखना पुल्लिंग होता है, कभी भी स्त्रीलिंग नहीं होता है एकांकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, उपागम, ओ ये खत्म हो गए आपके 125 तक जो शब्द हैं वो खत्म हो गए। अब आगे मनोविज्ञान, उपागम किसे कहते हैं? उपागम किसे कहते हैं? एक, जैसे कई स्टूडेंट्स की दिक्कत आ रही है सर शिक्षण विधियों को, थोड़ा सा दो चार दिन और रुको। शिक्षण विधियों के 101 क्वेश्चन है ना, थोड़े से पिछली बार सेकंड ग्रेड में 1-2 क्वेश्चन में गलत थे, उनको सही करके एक दिन शिक्षण विधि वापस करवाता हूँ पूरी की पूरी, घबराओ मत, एक ही दिन में करवाऊंगा 2-1 घंटे क्लास लेकर। हाँ, उपागम किसे कहते हैं? शिक्षण के उद्देश्य को, विधियों को, प्रणाली को, या शिक्षण क्षेत्र को? तो बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया है, शिक्षण की प्रणाली को। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के परंपरागत उपागम में सर्वाधिक जो प्रचलित है वो कौन सा है? अब प्रश्न ये बहुत सरल है, लेकिन अपने आप में वैसे टफ भी प्रश्न है ये। बताओ क्या पूछ रहा है, भाषा शिक्षण में परंपरागत उपागम में सर्वाधिक जो है वो प्रचलित कौन सा? पाठ्य पुस्तक, तकनीकी, प्रयोगशाला या उपयुक्त सभी? इनमें सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सा? प्रचलित पूछ रहा है, इसको प्रश्न को समझना, प्रचलित पूछ रहा है तो प्रचलित कौन सा होगा? पाठ्य पुस्तक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में उपागम का अर्थ क्या है? भाषा संसर्ग उपागम, या फिर दैनिक पाठ योजना आयाम, शिक्षण विधियों का प्रयोग, या एक और दो दोनों? बताओ देखिए कौन सा होगा।
तो राइट उत्तर बता दूं आपको, इसमें शिक्षण में उपागम का अर्थ होता है भाषा संसर्ग उपागम और दैनिक पाठ योजना आयाम, यानी एक और दो दोनों, ये दोनों ही शिक्षण उपागम में शामिल होते हैं। मूल रूप से हर्बर्ट ने जो पाठ योजना बताई उसमें कितने पद बताए हैं? ये शिक्षण विधियों के प्रश्न है आज। कितने पद बताए? 4, 5, 6, 8। तो आप जानते हैं हर्बर्ट ने कौन सा सिद्धांत दिया था? पंचपदी सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्टता नामक शब्द को किसने दो भागों में बांटा था? क्या शब्द है? स्पष्टता नामक शब्द को किसने दो भागों में बांटा था? रिस्क लिया था, या जिलर था, थॉमसन था, या ड्रेवर था? बताओ देखें। तो देखिए इसका राइट उत्तर होगा जिलर। क्या होगा? जिलर। नेक्स्ट है, हर्बर्ट की पंचपदी में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? जो 5 पद हैं उसमें। तो आप एकदम सही उत्तर दोगे, इसका गलत कभी नहीं दे सकते आप, मैं जानता हूं। वो उत्तर होगा मूल्यांकन। नेक्स्ट है, करके सीखना जो है, इस सिद्धांत पर जोर दिया जाता है। कौन जोर देता है इस पर? बताओ देखें। करके सीखने के सिद्धांत पर गांधी, जॉन डीवी, पाठ योजना आयाम, या फिर उपयुक्त सभी? कौन से आयाम देते हैं? बताओ देखें। देखो, करके सीखने के सिद्धांत पर जो जोर देते हैं वो जॉन डेवी एवं किल पैट्रिक, ये फिल पैट्रिक नहीं है, किल पैट्रिक आयाम जो है ये जोर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है? इकाई पाठ योजना को प्रस्तुत किया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया, ये तो आप देखते स्पीड से उत्तर आते होंगे इस टाइप के। तो इकाई योजना मॉरिसन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदा, प्रक्रिया और प्रदा ये किस आयाम में शामिल है? इस पर कई स्टूडेंट्स को डाउट है, बाकी मैंने जहां तक पढ़ा है इसका उत्तर बताओ आप देखें क्या होगा। एनसीईआरटी, डीवी, हर्बर्ट या इकाई पाठ? भाई मैंने जहां तक पढ़ा, अदा, प्रक्रिया, प्रदा ये किस आयाम में शामिल है? ये एनसीईआरटी आयाम में शामिल है। अब अगर आपको डाउट लगे इसमें तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, बाकी मेरे जहां तक पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी आयाम है। ठीक है, देखो एक आध प्रश्न में कोई ध्यान चूक भी जाता है, कोई पहले पढ़ा हुआ याद आए नहीं आए। हाँ, मूल्यांकन जो आयाम है वो किसकी देन माना जाता है? एनसीईआरटी, डीवी, ब्लूम या हर्बर्ट? किसकी? बताए वो देखें। मूल्यांकन आयाम, भाई आपको पता है हर्बर्ट की पंचपदी में तो मूल्यांकन शामिल नहीं है, तो फिर ये मूल्यांकन किसने शामिल किया था? तो बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया, ब्लूम ने। ब्लूम मूल्यांकन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 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 तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। क्या है इसका उत्तर? देखो, वो स्मार्टली उत्तर कैसे देते हैं वो भी बताऊंगा, पहले तो आप उत्तर दे दो। ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसको सेट करके देख लो। वृद्धि तब होता है, इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं। अब बात है शारीरिक बदलाव, मानसिक या विकास? तो बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा विकास तब होता है जब परिपक्वता, कल हमने बात की थी परिपक्वता शब्द पर, कल की थी ना बात। तो परिपक्वता यानी मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से परिपक्व, परिपक्व और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? नैतिक विकास, ये कौन था? हैविंग हर्स्ट था, कॉलरबर्ग था, हरलॉक था, वाइगोत्स्की था? तो इसमें ये तो बहुत बढ़िया है, मेरे ना जचने पे है, एक दिन जच गई ना तो थोड़ी सी मनोविज्ञान की कुछ चीजें आपको बताऊंगा क्वेश्चंस के माध्यम से, अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, इतने हेडेक नहीं है, अपने तो हिंदी में काम करने वाले हैं। मैं फिर बता दूं आपको, ये सिर्फ आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं है। बाकी मुझे मेरा काम, हाँ सेट वालों के लिए मैं बता दूं, अब एकदम पूरी रूपरेखा तैयार है, और जहां तक मैं सेट के पेपर्स जो है लगभग 11 फरवरी से स्टार्ट करने का मेरा अभी तक का विचार है। 11 फरवरी से एक्स्ट्रा नहीं करूंगा। ठीक है, तो आप तैयार रहें, बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज मैंने कहा ना। तो कॉलरबर्ग जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो दिया था कॉलरबर्ग ने। ठीक है, ये उस दिन एक प्रश्न मेरा गलत हुआ था, अगला शायद प्रश्न वही है। हाँ, ये विकास डैश 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 से डैश 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 की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण, आसान? बताओ देखिए, विकास जो होता है याद रखना हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिंपल सा बात है, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। विकास परिपक्वता और सीखने का परिणाम है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं। तो बताओ देखें, तो देखिए परिपक्वता और सीखने का परिणाम तो होता है,
विकास में विभिन्नताएं भी होती है। विकास के प्रारूप मतलब विकास सबका अलग अलग हिसाब से होता है। विकास के प्रारूप पूर्व अनुमान, प्रारूप जो होता है पूर्व अनुमेय होता है, ये भी बात सही है। लेकिन अवस्थाएं समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती है, प्रत्येक अवस्था का अलग अलग महत्व होता है। प्रत्येक अवस्था भाई जो बाल्यावस्था का महत्व वही किशोर अवस्था का, दोनों का सबका अलग अलग होगा मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? सिंपल सी बात है, आपको पता है जीन पियाजे ने स्कीमा कहा था, वो तो पता ही होगा आपको, लेकिन ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है, ये पूछ रहा है। बताओ, देखें, वो है दोस्तों अधिग्रहण संबंधित नहीं है। स्कीमा है, आत्मसात्करण है और व्यवस्थापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की, अभी हम पढ़ के आए थे वाइगोत्स्की, तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य कौन सा है? वाइगोत्स्की का नाम आते दिमाग में, मैंने अभी थोड़ा बोला भी था, एक शब्द बोला था, शायद आपको याद आ जाए। ऑपरेट, कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुकूलन, संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, अंतर्दृष्टि अधिगम, प्रयत्न त्रुटि अधिगम। याद रखना, वाइगोत्स्की नाम आते ही दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, सामाजिक और सांस्कृतिक। समझ गए बात आप? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक जो कक्षा कक्ष होता है उसमें अधिगम जो होता है वो किस प्रकार से होता है? बताओ, देखें, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना, शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। नहीं, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं। यह है इसका रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मैं आपको बता दूं, इन दोनों पेपर्स की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, वाइगोत्स्की का काम डैश 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 में शोधकर्ताओं के लिए नींव का काम करता है। किस प्रकार के शोधकर्ताओं के लिए करता है? बताओ, देखें, वाइगोत्स्की का काम मैं, हाँ, किसमें करता है? उत्तर दे दिया आपने, संज्ञानात्मक विकास में शोधकर्ताओं के लिए नींव का काम करता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो तीन तो एक जाति के हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताओ देखें। यार ये प्रश्न क्या है? सॉफ्टवेयर देखो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीन तो होते ही हैं, टच पैड थोड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसका MS वर्ड बता रखा है, शायद मैंने जो की भेजी थी ना टेलीग्राम पर, उसमें MS वर्ड बता रखा था जो गलत है। निकटस्थ विकास का श्रेय क्या है? बड़ा प्रश्न है मगर ध्यान से पढ़ना। जो नजदीक का विकास होता है, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती, वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र बिल्कुल नहीं है। विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती, नहीं 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 नहीं, ये निकट क्षेत्र नहीं है। वह प्रक्रिया जो शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित, नहीं नहीं, ये भी नहीं है। इसका राइट उत्तर होगा ये, जिसमें समान समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। निकटस्थ विकास का मतलब होता है समान समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। अब आगे आईसीटी के क्वेश्चन। मनोसामाजिक विकास के किस अवस्था में कई परिवर्तनों से गुजरकर व्यक्ति में एक नए व्यक्ति का उदय होता है? बताओ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि रीजन क्या होता है कि ये चारों ही जो है वो इसके हैं, किसके हैं? ये अपने, अरे वो कौन सा है, दिमाग से निकल रहा है मेरे,
वाइगोस की है क्या? वाइगोस की है, कौन सा है? एरिक्सन, एरिक्सन, हाँ याद आ गया, एरिक्सन। ये सारी चीजें एरिक्सन की है, ठीक है। लेकिन यहां पर प्रश्न को समझना, मनो सामाजिक विकास के किस अवस्था में कई परिवर्तनों से गुजरकर जो व्यक्ति है वो एक नए व्यक्तित्व का उदय होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताएं देखें। इसका राइट उत्तर होगा परिश्रम बनाम हीनता। सिंपल सा क्वेश्चन है, परिश्रम बनाम हीनता। अब ये प्रश्न थोड़ा टिपिकल जरूर था मगर गलत नहीं है। परिश्रम बनाम हीनता तो नहीं होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, परिश्रम बनाम हीनता तो नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न क्या पूछ रहा है? गुजर कर व्यक्ति, रुको रुको एक सेकंड रुकना, देखो गलत नहीं बता दूं कहीं। गुजर व्यक्ति एक नए व्यक्तित्व का जब व्यक्तित्व का जब उदय कर रहा है, तब वो परिश्रम नहीं, वो होगा विश्वास बनाम अविश्वास। ये चारों है इसी के, एरिक्सन के ये चारों। आपने पढ़ रखा होगा, मैंने तो पहले पढ़ा हुआ है। ये एरिक्सन की ये चारों चीजें। लेकिन ये जो लैंग्वेज है ना, गुजर कर व्यक्ति में नई व्यक्तित्व का उदय होता है, ये विश्वास बनाम अविश्वास इसके तहत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किसका उदाहरण माना जाता है? जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किसका उदाहरण माना जाता है? यार ये मतलब छोटे छोटे प्रश्न होते हैं पर बड़े टिपिकल होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, अब देखो दोस्तों, ऐसा तो कोई होता ही नहीं है, स्पाईवेयर मालवेयर ये क्या है ना। माइक्रो प्रोसेसर है, भले ही हो ये, लेकिन हार्डवेयर का नहीं होगा क्या? यार ये प्रश्न तो, ये तो मेरे लिए भी टिपिकल प्रश्न हो गया। अब इसके आंसर की में भी शायद समझ नहीं आ रहा, लेकिन याद रखना ये सही है। माइक्रो सॉफ्टवेयर अलग चीज होती है, हार्डवेयर, ये एकदम राइट उत्तर है। और ये करता क्या है मैं आपको बताऊं, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों का जो तालमेल बिठाने का जो कार्य होता है ना, वो करता है माइक्रो प्रोसेसर। तालमेल बिठाने का जो काम होता है वो काम करता है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? नॉन इंपैक्ट यानी जिसमें कहीं ना कहीं शाही का इस्तेमाल शायद नहीं है, यही कहना चाहता है। नॉन इंपैक्ट, डॉट मैट्रिक्स, लेजर, ड्रम या डेली? तो आप देखिए नॉन इंपैक्ट है, लेजर प्रिंटर जो होता है वो नॉन इंपैक्ट है। कौन सा है? नॉन इंपैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क जो होता है वो किसका उदाहरण है? ब्रॉडकास्टिंग मतलब ये एक विस्तृत सूचना तंत्र जो है, सूचना प्रौद्योगिकी, ये किसका उदाहरण होता है? तो ये स्टार टेपोलॉजी, बस टेपोलॉजी, ट्री टेपोलॉजी या पॉइंट टू टेपोलॉजी? तो ये होता है दोस्तों पॉइंट टू टोपोलॉजी, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन बचा है, इतने में कुछ लोग मुझे आंसर की भेज चुके होंगे। मैं बता दूं, आप 150 प्रश्न का वेट कीजिए, और ये कि आप अपने लिए बना रहे हो, मैं बीच बीच में घोषणा करूंगा, रोज घोषणा नहीं करूंगा, समझ रहे हो बात आप? आज मैंने घोषणा कर दी है आप सब लोगों के लिए। और वो घोषणा क्या की है कि मैं अभी आज रात 10 बजे से लेकर कल 9 बजे तक हिंदी पॉइंट पर सभी कोर्सेज जो हैं वो एकदम डाउन कर दिए, 90% छूट से ज्यादा, मतलब 51 रुपए में टेस्ट सीरीज कर दी सारी, जो 300 400 500 जितने की भी थी एक्स्ट्रा है वो सब छूट कर दी। और सिर्फ इसलिए कि आप लोगों ने कल जो था 1K का बोला, 1K आपने किया, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, आप लोगों के लिए हो सकता है। मैं जहां तक समझ रहा हूं बहुत स्टूडेंट्स जो थे वो भी खुश थे और मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, बोला सर आपका टारगेट पूरा हुआ। मैं उन सभी को एक बार वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने करबद्ध होकर प्रणाम किया। मैं आप सबको, आपके लगन को और आपके इस स्नेह को एक बार फिर से प्रणाम करता हूं, ठीक है। तो हम 150 की ओर जाते हैं। ये लीजिए आज का 150। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर डिस्क, मीडिएटर डिस्क, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मीडियम डिवाइस? बताओ देखें, बताओ बताओ जल्दी। तो इसका राइट उत्तर होगा मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये इसका राइट उत्तर होगा, है ना? या कुछ और होगा? भाई मेरे हिसाब से तो यही है, ठीक है। ओके, तो ये आज के 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बढ़िया तरीके से, मैं आगे और कठिन स्तर के पेपर भी बनाऊंगा। और जैसा कि विजेता है वो मैं कई बार यूट्यूब पे बता दूंगा, बाकी मैं टेलीग्राम पे डालता हूं, हमेशा डालूंगा। और इससे क्या है, थोड़ा सा पुनर्बलन मिलता है और एक कंपटीशन बना रहता है कि देखते हैं आज अपना नंबर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। और मेरे लिए आप सब समान हो,
मैं आपको जो भी फर्स्ट सबसे पहले मेरे पास आएगी, किसी की भी आए, तो मैं उसको विजेता घोषित करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि।